तो सर आइए गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो सर बताइए, आपको जब रिजल्ट आने के बाद में कैसा फीलिंग रही आपकी? सर लग रहा था सर दूसरे घर पे आ गया हूँ मैं। सर काफी अच्छा लग रहा था, बहुत एकदम लग रहा था सर कि शायद हो गया सफल सारी चीजें। और अच्छा। सर बहुत शानदार मोमेंट था सर, वो जो आप कॉल किए थे ना उस टाइम सर, बहुत हाँ। तगड़ा मोमेंट था सर वो। हाँ सर, वो रिजल्ट वाला मोमेंट मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। एक अलग ही एनर्जी दे रहा हुआ है। हाँ सर, वो वाला मोमेंट मैं बार बार याद करता हूँ। दोस्तों ने वीडियो कॉल किया था तो मैं उसको बार बार देखता रहता हूँ। सही है, सही है, सही है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक्स बताइए, आप कहाँ से हो, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है? जी सर, मेरा नाम स्वदेश शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था MITS ग्वालियर से। और यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में मैंने 4th रैंक के साथ DYSP का पद प्राप्त किया है। अच्छा। तो आपका जैसे स्कूलिंग बैकग्राउंड कैसा रहा है, मतलब कोई प्राइवेट स्कूलों में, हाई फाई स्कूलों में पढ़े हो क्या आप? जी सर, था तो स्कूल प्राइवेट, लेकिन सर बहुत सस्ता सा स्कूल था, बहुत ज्यादा महंगा नहीं था सर, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो सस्ता सा स्कूल था। एकदम हमारे जिले का है ही सर, मतलब पढ़ाई अच्छा था उसमें, लेकिन हाँ फीस बहुत ज्यादा नहीं था। एकदम 700 800 हजार रुपए सर पर ईयर रहता था उसका फीस। अच्छा, तो मतलब आप क्लास 1 से लेकर 12 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो मतलब आप? नहीं नहीं, 1 से लेके, हाँ सर 3rd 4th मैं शहर में चला गया था। शुरुआत में गाँव में पढ़ा था। उसके बाद शहर में गया था तो सर जो स्कूल था तो सर बहुत ही वैसा स्कूल, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी था उसमें, लेकिन सर फीस में हाँ सर वो लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, वो पढ़ाई पे ही ध्यान देते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कुछ नहीं होती थी उसमें। हाँ, वो तो तो प्राइवेट स्कूल का रहता है ना, रिजल्ट देना है बस, ओनली बोर्ड हाँ परसेंटेज। हाँ, हाँ सर, उनका एक ही चीज फोकस था कि बच्चों को पढ़ना है बस, तो इसीलिए फेमस है हमारे यहाँ वो स्कूल अभी भी। अच्छा, तो आप जो मतलब आपका 10th 12th में क्या परसेंटेज रहा था बोर्ड एग्जाम में? सर मेरा 10th में लगभग 89 था और 12th में भी लगभग 89 ही था। अच्छा, मतलब अबव द एवरेज स्टूडेंट रहे हो आप। तो आपका हाँ सर 12th तो में पीसीएम था या पीसीएम ही रहोगे? हाँ सर अच्छा। पीछे में रहा था। फिर उसके बाद में जब आप बीटेक के लिए गए तो आईआईटी एनआईटी तैयारी के लिए नहीं गए? सर हुआ ऐसा था कि मैं ना 12वीं किया तो सर मैं 1 साल के लिए ना एनडीए की तैयारी शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अच्छा। यूनिफॉर्म पहनना ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा। अच्छा। तो मैंने एनडीए की तैयारी शुरू किया और सर हुआ मेरा एनडीए एग्जाम क्वालिफाई हुआ, 2 बार एसएसबी दिया सर, 2 बार मैंने। लेकिन सर अच्छा। दिक्कत हुआ कि सर पूरा इंग्लिश अच्छा नहीं था। हिंदी मीडियम के तो बच्चों के साथ ये ऐसा, दिक्कत होती है। हाँ सर, तो इंग्लिश उस टाइम अच्छा नहीं था। मैं दिया हूँ 2 एसएसबी, तो पहले ही दिन सर स्क्रीन आउट हो जाता था। फिर मैं उसको एक साल बाद छोड़ा, फिर मैंने दिया ये एंट्रेंस दिया JEE का। और सर उस टाइम पे डीयू में भी अप्लाई किया था, तो डीयू में हो गया था सर। उस टाइम पे मेरा बीच में यही चल रहा था द्वंद्व, डीयू में जाऊँ या यहाँ जाऊँ। सर फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ चल लेता हूँ, बीटेक कर लेता हूँ, तो थोड़ा शायद जॉब सिक्योरिटी हो जाएगा। उस हिसाब से सर मैंने ले लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया था मुझे वहाँ पे। अच्छा। हाँ सर, तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया वो। और सर 2021 में कंप्लीट हुआ, तो सर मैं 1 साल के लगभग 3 महीने के लिए मैं इंदौर चला गया यूपीएससी तैयारी करने। अच्छा, यूपीएससी का प्लान नहीं था तब तक उस टाइम, यूपीएससी यूपीपीसीएस हाँ का ना? हाँ सर, नहीं सर, सीधा एमपी चला गया, MPPSC तैयारी करने लगा हूँ। सर उस टाइम पे केसेस वगैरह तो चल ही रहे थे, एमपी का अभी भी खत्म नहीं आया वो केस। तो इसी बीच 3 महीने में फीस भी जमा कर दी कोचिंग में। इसी बीच भैया का रिजल्ट आया था, मेरे भैया एक विकास सैंतिया करके, और जो 2020 में जो सिलेक्ट हुए थे, 2022 में फिर आईपीएस हुआ उनका। अच्छा। तो हाँ सर, तो उनका रिजल्ट आया तो सर मेरे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन हुआ, चलो चलते हैं दिल्ली, चलते हैं, यहाँ तो कुछ हमारा है नहीं, यहाँ यहीं के होके रह जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो अदर स्टेट भी है। तो सर इस तरीके से मेरा रुझान आया और मैं सर 3 महीने वहाँ छोड़ के दिल्ली आ गया फिर। अच्छा, 2021 में आप दिल्ली आ गए थे यहाँ पे? 2022 में सर, हाँ सर, अच्छा। 2021 के एंड में मान लीजिए, 27-28 में आया था, 27-28 दिसंबर 2022 ही मान लीजिए सर। हाँ सर। फिर उसके बाद में आपने सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी किया, कहाँ कोचिंग वोचिंग की? सर यूपीएससी किया था मैं दृष्टि से, फाउंडेशन लिया था उस टाइम पे। और सर यूपीएससी ही कर रहा था मैं। 2024 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, नहीं हुआ था मेरा। 25 में भी दिया था, नहीं हुआ। लेकिन हाँ उसी भी सर ये 25 वाला जब मैं दे रहा था,
यूपीएससी पीटी, उस बीच सर यूपीपीसीएस 2024 का मेंस था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा यूपी का, और सर फ्री हो गया था मेरा, तो सर यही मेंस में लगा हुआ था, तो सर मैं दे दिया था, मैं सोचा शायद हो जाए। स्कोर भी ठीक ठाक था, मुझे उम्मीद था कि दो मेंस देने का मौका मिलेगा यूपीएससी भी दे लेकिन सर कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड 90 प्लस चली गई। मतलब यूपीपीसीएस का आपका पहला प्री था ये जो आप जिसमें सेलेक्ट हुए हो? हाँ सर, पहला ही और जीवन का पहला मेंस था, जीवन का पहला इंटरव्यू था। अच्छा, तो आपका आंसर राइटिंग आप मतलब इससे पहले कहीं पे किए थे आप यूनिटी आई से पहले? नहीं सर, आंसर राइटिंग ना मैं सब क्या होता हूँ पैराग्राफ में लिखता था, और सर ऐसा लिखता था कि मुझे वो हंसी आती है। अच्छा, आंसर राइटिंग तो सर आप ही करवाए ना सर, आंसर राइटिंग तो मेरी आपकी वजह से ही मजबूत हुई है। तो आप उससे पहले मतलब जैसे प्री हुआ उस टाइम, फिर उसके पहले मतलब क्या मतलब प्री से पहले आपने कोई मेंस के आंसर राइटिंग किए थे उस टाइम? नहीं सर, क्लासरूम में जैसे क्लासरूम में जाता था ना, डेली डीपीपी होता था, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, तो सर क्लासरूम में जाता था, डेली क्वेश्चन मिल जाता था, लिखता था, और लिखता क्या सर आता ही नहीं था, तो मैं इधर उधर से चैट जीपीटी कर लिख देता था पैराग्राफ में, तो ठीक है सर हो जाता था ऐसे, तो शौक लगती थी उस टाइम पे। तो ये जब प्री हुआ सर यूपी का, तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि नहीं यार करना तो चाहिए, मौका मिला है तो मेंस का मौका मिलता भी नहीं आसानी से, तो इस वजह से फिर मैं सर लिया, आपसे तो कांटेक्ट था ही सर, उस बीच आप बोल दिए थे ऐसा कि टीसीएस के लिए, तो फिर बोला आपको सर कर दीजिए, फिर मैं और अश्विनी थे ही दोनों लोग। उस बीच में मेरा आंसर राइटिंग बहुत शानदार हुआ था सर, बहुत तगड़ा, एकदम अलग लेवल पर गया था, क्योंकि जैसे जैसे आप हमको वो करते थे कि काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गलत लिख रहा है, बड़ा मतलब उस टाइम में मुझे लगता था सर कि कैसे काट देते सर, लेकिन सर लिटरली बताओ ना सर, वो चीज एकदम डिसाइडिंग फैक्टर रहा है मेरे सिलेक्शन में, लिटरली सर, मतलब मेंस में अगर मेरा नंबर 800 प्लस आया है, क्योंकि डीवाईएसपी का कट ऑफ लगभग 860 के आसपास है सर इंटरव्यू मिला के, तो कहीं ना कहीं सर 800 प्लस मेरा मेंस में नंबर होगा सर, उसी हिसाब से सर डिसाइड, मतलब 800 नंबर आया है सर, आपकी वजह से ही आया सर मेंस में तो मेरा। बहुत बड़ी बात है कि आप ये मान भी रहे हो नहीं तो लोग क्या होता है कि भाई सक्सेस होने के बाद में कौन पूछता है अरे नहीं सर, आपका तो है सर, इसलिए तो मैं कहूंगा, अश्विनी खुद बोलता है सर, अश्विनी का भी थोड़े बहुत से गया होगा, ज्यादा थोड़ा ना। दूसरा थोड़ा फैक्टर उसका राइटिंग का, मैंने उसको बोला था कि तुम रुकोगे तो राइटिंग के कारण ही थोड़ा बहुत तो रहेगा, नहीं तो कंटेंट के लेवल पे तो सही, आखिरी में सही लेवल पे पहुंच ही गया था, अब की बार हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आए। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भाई आप लोग ये भी समझ लो कि भाई ऐसा भी नहीं है कि आपका मान के चलो कि प्री निकल गया है, मेंस की तैयारी नहीं हुई है तो मेंस निकलता ही नहीं, देखो आपके सामने फाइनल सिलेक्शन भी बैठे हुए हैं। तो दूसरी बातें बताओ कि बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब एक तो ये कि हताश हो जाते हैं जब रिजल्ट नहीं आता है, तो आपके लिए क्या असर रहा, आपका भी एक दो असफलता का दौर रहा, तो कैसा मैनेज करना चाहिए? सर मेरा सबसे पहली चीज है सर, मैं थोड़ा आशावादी टाइप का हूँ सर, मुझे रिजल्ट जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ तो मुझे उम्मीद एकदम लास्ट मोमेंट तक रहता है मेरा हो ही जाएगा। सही है, पॉजिटिव माइंडसेट है मतलब। हाँ सर, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रहता है मेरा। और दूसरी बात ये है सर कि पिछले 2-3 साल से सर मैं कंटिन्यूटी बना के रखता हूँ अपना, कि मतलब अगर मैं दिल्ली हूँ तो मेरी सारी चीजें सर टाइम टू टाइम फिक्स रहती है, कि मुझे इतने बजे जगना है, इतने बजे लाइब्रेरी जाना है, खाना खाने का टाइम फिक्स है, सब कुछ करने का एकदम फिक्स टाइम है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे होता है सर, उतना फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ, बाकी सर सारी चीजें फिक्स रहता हूँ सर। सोर्सेज को मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड रखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ सर जितना सोर्सेज मेरा कम होगा मैं उन पे ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे लग रहा है अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि सर मैं ब्रूस ली को फॉलो करता हूँ, कि वो बोलता था कि मुझे उस चीज से ज्यादा डर लगता है जो एक आदमी ना 1000 बार करता है, उससे नहीं जो 1000 चीज एक बार करता है। अच्छा, एक ही चीज को बार बार करना है। हाँ सर। अच्छा, तो आपके जैसे मान के चलो कि जब यूपीपीसीएस के लिए आपने तैयारी करने का सोचा तो उस टाइम आपका क्या मतलब माइंड सेट था कि भाई क्या बुक है, तो वो कहाँ से चीजें माइंड में आई आपके भाई? सर यूपीएससी दे रहा था उस टाइम पे, तो पीसीएस का एग्जाम आ गया था इस बीच, तो मैं था एक दो दोस्त और थे, अश्विनी था, तो उन लोगों ने घटना चक्र पर थोड़ा फोकस किया। अच्छा। पेपर अनएक्सपेक्टेड था उस साल का सर, पूरा पेपर अनएक्सपेक्टेड था, 2024 वाला एकदम पेपर आउट ऑफ द वे था सर पूरा। हाँ, यूपीएससी के अकॉर्डिंग उन्होंने डाल दिया था नए पैटर्न में। 24 वाला पेपर पूरा एकदम लेंथी भी बहुत था, तो सर मैं तो वही घटना चक्र करके गया था, पीवाईक्यू घटना चक्र जो एकदम बेसिक नीड है उसका आधार बनाते हैं। एक करंट का मैगजीन करंट के पीछे सर बहुत ज्यादा नहीं भागना होता, मतलब मैं ये
अपने उससे कहूंगा एक्सपीरियंस से, करंट के पीछे बहुत मन भागे तो बाकी ये 20-30 क्वेश्चन बनता है, 15 आप बना ले जाएंगे ऐसे ही। तो 4 क्वेश्चन की लड़ाई होती है, उससे आप करंट अफेयर्स से कीजिए। जैसे मैगजीन ले लीजिए जो बड़ी आंख वाली आती है, कोई घटना सार, कोई भी ले लीजिए XYZ, तो उससे कर लीजिए। दूसरी बात, घटना चक्र और PYQ पे स्टिक रहना है कि उन चीज को तो एकदम कर लेना है। घटना चक्र का चाहे तो आप सिनॉप्सिस बना लीजिए। और ऊपर से अगर अब यूपीपीसीएस का पैटर्न 2024 के बाद 2025 में थोड़ा सा चेंज और हुआ है, उसने क्या किया है सर कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एकदम मजबूती देने लगा है। वहां सर देख रहा है कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वहां जैसे 2025 में ये था, एक भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे, वो सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, मल्टीपल स्टेटमेंट, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन एक भी नहीं था 2025 वाले एग्जाम में। तो धीमे धीमे मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार यूपीपीसीएस का जो मेंस हुआ है, अभी परसों खत्म हुआ है, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ एथिक्स का पेपर है या पेपर 2 है, पूरा सारा अप्लाइड पेपर है। उसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं पीवाईक्यू से या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकूं। अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है और क्वेश्चन लिखे हैं आप अच्छे से, तो मुझे लग रहा है कोई भी नया क्वेश्चन आया बना ले जाएगा उसको। अच्छा, तो सबसे मेन बेसिक्स यही है कि आप पीवाईक्यू पे अपने जो है फंडामेंटल जो चीज़ें होती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, और सर स्टैटिक पोर्शन एकदम मस्त होना चाहिए। और जो अपनी जो पीवाईक्यू वाली जो प्रोग्राम चलता है, उसका कितना बेनिफिट मिला आपको प्री प्रोग्राम में? अरे सर बहुत, उसका तो बहुत बेनिफिट मिला है। इवन सर यूपीएससी का तो खेल हो जाता है उससे। मतलब पिछले साल मैंने आपको बोला ही था सर, वीडियो भेज दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा मेंस था उस टाइम पे। तो सर उसी वजह से मेरा लगभग 87-88 के आसपास स्कोर भी आया था उसमें यूपीएससी में। अभी स्कोर कार्ड मेरा आने वाला है, तो मैं सर बताऊंगा आपको, लगभग 88-89 के आसपास स्कोर आया है मेरा उसमें। वो सीसेट में भी अच्छा खासा था। तो जो आप एलिमिनेशन टेक्निक बताए हैं, सारी चीज करवाए हैं सर, तो काफी शानदार था वो सब। मतलब आजकल यूपीपीसीएस में भी उनका यूज है, मतलब है ना? हाँ सर अच्छा खासा, क्योंकि 2025 में ये जो एग्जाम था पूरा उसी बेसिस पे आया था। एलिमिनेशन खूब लगा था उसका एलिमिनेशन। तो वो भी एक हेल्पिंग रहेगा। और दूसरा भाई पीवाईक्यू और अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए आप बच्चों को क्या स्पेशल बताना चाहोगे कि आपने स्पेशल क्या किया उस चीज़ के लिए, मेंस के लिए? मेंस के लिए सबसे बड़ी चीज है ना सर, मॉडल आंसर लिखना। अगर आप लिख लीजिए, मतलब मैं कहूँगा अगर आपका मेंस है 3-4 महीने है, तो मस्त लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन तो लिख ही डालिए। सही बात। इतना लिख लिए तो मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन अगर आ गया ना आपके सामने, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाए। लगभग सर मैंने इस बार मेंस में लगभग 1500 से 2000 मॉडल आंसर लिखे अपने से। अच्छा। 2025, हाँ सर 2025 वाले में। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने से कुछ मॉडल आंसर लिखेंगे, और सर बाकी आपके एवेल्युएशन टेक्निक का थोड़ा फॉलो कर लो अच्छे तरीके से, तो मुझे लग रहा है उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो सर। तो जब मैं डांटता था तो बुरा लगता था? हाँ, शुरुआत में लगा था। ऐसे में भी ऐसे आप बोल लेते ना निबंध में, ये क्या कर रहे हो, ये फ्लो नहीं बनना, ये तो मैं लगता था अरे यार सर यार हर बार में कर देते हैं, मैं क्या करूँ। हाँ, लेकिन सर उसका इतना बेनिफिट हुआ है कि आज सारी चीजें सुधरी हुई प्रतीत हो रही हैं सर। यही देखो, मैं स्टार्टिंग से जब मोनिका की मैं कॉपियाँ चेक करता था, तो उन्होंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। वो तो इंटरव्यू में 5-10 नंबरों के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पर मैंने उनको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि देखो, अगर तुम मेरे से मार्क्स ले लिए ना, तो यूपीएससी में कभी मार्क्स तुम्हारे कम नहीं आएंगे। और ये हकीकत हमेशा रही। उसके कभी जो जितने मैंने एवरेज ऑफ मार्क्स दिए, वो कभी कम नहीं आए उससे। तो ये भी बहुत एक वो रहता है कि मैं चाहे टफ कॉपी चेक करता हूँ, परंतु आपके फ़ायदे के लिए रहता है। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, जब मैं काट देता हूँ कॉपियाँ, तो उनको लगता है कि सर तो बिल्कुल ही एकदम हमें हटा दे, तो अब वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। पर मेरा मानना है कि भाई एक पैरामीटर तक आपको पहुँचना जरूरी है। अब मैं झूठ माटी आपको पहुँचा दूँ, जिसमें आपकी कोचिंगों की कॉपियाँ चेक किया था, फिर मैंने उनमें बोला था कि इतने नंबर ये कैसे दे के रखे हैं। हाँ सर। तो वो सारी चीज़ें भी रहती है। तो मेरा मानना है कि एक भाई थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, स्टार्टिंग में डांट भी खा लो, अच्छी बात है, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें मैं अपना, उसमें क्या लाभ, अगर मैं डांट रहा हूँ तो आपको तो आपका ही लाभ है ना। उसके लिए तो सर कबीरदास जी का दुआ ही है, निंदक नहीं रहा कि आंगन कुटी छवाए। सही बात है। और सर वो बहुत ज़्यादा जरूरी है सर इस टाइम। तो जो भी आप एक बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नेहा बताइए आप क्या पूछ रही हो? नेहा पूछिए। जिसको क्वेश्चन पूछना हो बताइए। अभिषेक, चलो हाँ सर, पूछिए हिमांशु पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये आपने सर हिंदी मीडियम से दिया, तो सर वो भाषा पे जो पकड़ है हिंदी के शब्दों को लेकर, जैसा यूपीएससी और यूपीपीएससी पे मांगते हैं, वो कैसे करें? मैं जब भी आंसर लिखता हूँ तो मेरे को भाषा की कमी हमेशा महसूस रहती है। आप
कुछ पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, नोट्स पढ़ते होंगे, या अच्छा एक काम कीजिए ना, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए डेली। हिंदी का पढ़ना, अगर आप हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण कम से कम पढ़िए, क्योंकि मुझे लग रहा है उसका अभिव्यक्ति होता है आईआर तो अच्छा पकड़ बन जाता है, तो आईआर में आपको दिक्कत नहीं होगा। ऊपर से आपकी शब्दावली अच्छी होती है। अखबार पढ़ना एकदम उसको निरंतर रखिए। जी सर। सर दूसरा सवाल ये था कि जैसे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन में डायमेंशन वगैरह को लेकर एक होता है कि एकदम से दिमाग में आ जाए, देखते हैं कि इसके तो ये डायमेंशन बनेंगे, वो कैसे सर आपने किया उस तरह ये सारी चीजें होंगी। आप जितना मॉडल आंसर लिखेंगे ना, जितना आपके अपने आप की आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके पास पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं। आप मॉडल वो आंसर राइटिंग कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब मैं अपना लिटरली बताऊं तो मैंने अपना पहला टेस्ट 20 क्वेश्चन का कोचिंग में 6 घंटे में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज स्थिति ये है कि मेरा 10 मिनट पहले सारे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। GS 6 का पेपर था जो मैं परसों दे के आया हूँ, मेरा सर 20 मिनट पहले खत्म हुआ है पेपर। वो मेहनत, रेगुलर मेहनत करोगे तो आता ही है। और सर उसमें मैंने अंडरलाइन भी कर लिया उसी भी। सब लोग देख रहे थे भाई तुम्हारा पेपर कैसे कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस से सब चीजें आती है। हाँ, तो प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके मन में अपने आप वो चीजें बननी लगेंगी। और डेटा वगैरह थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो पॉइंट लिख रहे हैं उसके साथ डेटा कोड करना सीखिए। एग्जांपल जैसे सर मुझे बताए थे यही चीज, तो मुझे लग रहा है उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। तो डेटा और उसके साथ एग्जांपल कोड करना सीखिए। कोई पॉइंट दे रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं उसके साथ, और कंक्लूड करिए अच्छे से नंबर देगा। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार नंबर देगा उस टाइम पे आपको। नेहा का क्वेश्चन था कि वो पूछ रही है कि सर कि ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए या फिर कोचिंग में जाके टेस्ट देना चाहिए। मतलब ये होता है ना, अपन यहाँ से मार्केट से खरीद के लेके दे देते हैं। पीटी के टेस्ट के बारे में बात कर रही है, तो क्या सजेस्ट करोगे आप? सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीटी का टेस्ट जैसे भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ईमानदारी से दीजिए। कोई ऑफलाइन टेस्ट देने से मुझे नहीं लगता सर बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब कोचिंग में जाने से फालतू पैसे बिगाड़ने से अच्छा है कि भाई मार्केट से खरीद के दीजिए। 20 रुपए का टेस्ट हो, ज्यादा सही है। हाँ सर, और क्या सर, मतलब मैं तो ऑनलाइन दे दीजिए। मुझे तो यही लगता है सर, पीटी के लिए जितना अच्छा रिवीजन होगा और टेस्ट वगैरह कुछ लगा लीजिए। बाकी सर ओपन मॉक बहुत हो रहा है आजकल, सब करना देते हैं। हाँ सर, फ्री में हो जाते हैं तो फिर क्यों ही देना, फिर इतना सारा प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी आप सब्जेक्ट अच्छा कीजिए और सेक्शन कुछ लगा लीजिए, उसका एग्जाम्पल वो पढ़ लीजिए, सोल्यूशन उसका, बस इतना। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंस के लिए आपको जरूरत है किसी का अगर गाइडेंस मिल जाए, वो भी सर आप जैसी, तो भगवान का कृपा हो जाता है उस टाइम पे। और बाकी टेस्ट मेंस का लिखना चाहिए अच्छे से। प्री के लिए मुझे इतना ज्यादा जरूरत नहीं लगता। प्री के लिए तो आप घटना चक्र पीवाई को इतने अच्छे से कर लेंगे ना, और यूपीएससी के लिए भी घटना चक्र अच्छे से काम करती है। अगर हिस्ट्री के, जैसे हिस्ट्री है, हाँ, इतिहास का बहुत शानदार काम करता है यूपीएससी के लिए। और उसके साथ करंट वगैरह पढ़ लीजिए तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत आता है। और सर जो आपका एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम है एकदम बहुत तगड़ा चलता है वो सर। और थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है ना कि भाई एनसीईआरटी से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों को विश्वास ही नहीं होता। नहीं तो सीधा लाइन टू लाइन उठा के देता है। ज्योग्राफी का, 8वीं 9वीं का, साइंस का, सर साइंस वाला एक बार मैंने आपको पूछा था सर, पिछली बार आप बताए थे, 8वीं क्लास का साइंस का बुक था जो। तो वो चीज़ें बेसिक्स पे ज़्यादा काम कीजिए। बेसिक बुक्स है उनको बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा काम करेगी। अभिषेक आप पूछिए, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो अभिषेक? सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिषेक है सर। गुड सर, मैंने भी सर सिविल इंजीनियरिंग से ही ग्रेजुएशन किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू में क्या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आप ये एकदम से स्ट्रीम चेंज करके जीएस वाली स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो क्या आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? मुझसे एक्चुअली पूछा था सीधा सीधा कि आपका एकेडमिक्स क्या है सर। मैं बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ बीटेक सर। तो बोले अच्छा ठीक है, तब तक क्या किया? तो मैं बोला सर कि मैं तैयारी कर रहा था, ट्यूशन क्लासेस ले रहा था, बस इतना ही। तो उससे आगे बढ़ गए थे, नहीं पूछा था मुझसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हाँ, कई लोगों से पूछा भी है, ऐसा नहीं पूछते नहीं है, मुझसे नहीं पूछा था। लेकिन तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें तो उसको कैसे टैकल करना होगा? वहाँ टैकल बोल दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो सीधा बोलिए सर, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सर मैं पढ़ूंगा, घर जाके पढ़ूंगा उसको अच्छे से। नहीं, जैसे सर अगर इससे पूछे कि मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, 4 साल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप वो इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्निकल फील्ड छोड़ के जीएस वाली फील्ड में आ रहे हैं, तो मतलब क्या उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं था या पढ़ने में इतने ठीक नहीं थे कि आप उसमें कैरियर परस्यू कर पाए? तो नहीं, बोलिए उनसे सीधा सीधा कि सर मैं इंजीनियरिंग किया और सर एक बी प्लान को भी लेके चला था, और साथ में सर मैं सोचा कि ये चीज को मैं
यहाँ इस सेक्टर में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कोरिलेट कीजिए, उन चीजों को आगे बढ़ाइए। और सर इससे जो आपने करंट के लिए कहा था, मतलब पीसीएस में तो करंट का जैसे कि जो नॉर्मल क्वेश्चन 10-15 बन जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन का ही हेरफेर रहता है, लेकिन सर क्या यूपीएससी में भी करंट को हम थोड़ा सा क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यूपीएससी के लिए कायदे से हमें देख के चलना पड़ेगा करंट को? यूपीएससी करंट का मुझे लग रहा है ज्यादा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है जो करंट में, जैसे पिछले साल गवर्नर बहुत ज्यादा चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन आए थे, तो उसने गवर्नर को क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक, मतलब जो टॉपिक करंट में रहता है उसका स्टैटिक पोर्शन पूछता है, और एक आध दो टर्म पूछ लेता है जो करंट में रहती हैं, जो शायद मुझे लगता है बनता नहीं है। उसके लिए सर के पास ट्रिक है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सर के पास इतना क्या ट्रिक है, जो नई नई शब्दावलियां आती है तो सर खुद बता देते हैं कि उसका ऑप्शन एक ये सर मॉडल आंसर को लेके, जैसे जब मॉडल आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं एकदम इनिशियल स्टेट में है सर, तो उस समय जो हम लोग एआई की हेल्प लेते हैं तो या जो भी अपना एक अपना मटेरियल यूज करते हैं, मतलब देख के लिखते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे होते, तो क्या अगर हम ऐसे कब तक ये कर सकते हैं, कब हमें फिर ये सोर्स छोड़ के अपना पर्सनल करना होता है, किसी सोर्स की हेल्प लेते, मतलब जैसे अभी एआई की हेल्प ले रहे हैं तो फिर कितने क्वेश्चन बाद अपने मन से सेल्फ से करना होता है? कुछ ले सकते हैं एआई से हेल्प, लेकिन वही है कि एआई को इनपुट अच्छा दीजिए, और एआई को इनपुट अच्छा देंगे, वहां से डेटा लीजिए, वहां पे थोड़ा फ्रेमिंग सीखेंगे आप, और बाकी सर से चेक कराइएगा। तो सर अच्छे से चेक करते हैं कॉपी आपके, अगर देंगे तो मैं देखा हूँ सर, मेरा खुद का कॉपी चेक करते थे, काफी यूट्यूब पे पढ़ा भी है, और अलग लेवल पे चेक करते हैं सर। तो सर मतलब आपने सर कब तक इस एआई की हेल्प ली थी और फिर कब से सर सेल्फ से करने लगे थे आंसर? मैं तो यार अभी भी ले लेता हूँ कभी कभी एआई का जरूर, जो चैट जीपीटी का मैं जरूर लेता हूँ, मतलब रेगुलर हेल्प लेता रहता हूँ, ठीक ठाक हेल्प करता है मेरा। जैसे मान लो मैं कभी मुझे डायमेंशन किसी चीज का नहीं आ रहा होता तो मैं उसको बोल देता हूँ कि दे मुझे डायमेंशन दे दो, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ कि एआई का उतना यूज करना जितना आपके लिए फायदेमंद हो। कभी कभी ना एआई एकदम अपंग बना देता है, तो अपंग नहीं बनना उसके चक्कर में आके। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब आप एआई का यूज करोगे, हमेशा याद रखना कि क्या आपकी कैपेसिटी है वो चीज़ें जो बता रहा लिखने की। भाई आपको जनरल आंसर भी लिखना है, कि ऐसा नहीं कि एकदम बहुत एक्स्ट्रा एडवांस आंसर लिखने के चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी। कुछ चीजें होती हैं एआई बता देता है, ये वो टर्म आपको कभी पढ़े नहीं है, आप सुने नहीं हो जिसको, तो एक एआई ना एक तरीके से तो अपंग बनाने का भी वो है। और मुझे लग रहा है अगर आपके पास अच्छा मेंटोर है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बाकी आप अपने लेवल पे डेटा जुटाइए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 4-5 डायमेंशन सोचिए ना, बस सोचने की कोशिश कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत ज्यादा, और टाइम जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में नहीं 3 घंटे में होगा ना, 3 घंटे 4 घंटे में होगा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कीजिए ना तो अच्छे से होगा। बाकी सर से बात कीजिए उस बारे में कि क्या है क्या नहीं है। अगर मुझसे बात करनी हो तो बाद में मैं भी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर बोलेंगे जब। चलो सना का कुछ क्वेश्चन था। सना बताइए आपको क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। हेलो सर मेरा क्वेश्चन है ये, एक तो टेस्ट का है जो भी प्रीलिम्स आ रहा है तो उसकी टेस्ट को, और दूसरा ये कि ज्यादा टाइम जैसे लगता है तो आउटपुट कम हो जाता है, उस पे मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट का जैसे हम ज्यादा टाइम देते हैं और लगता है कि आउटपुट कम आ रहा है उसका। एक काम कीजिए, मतलब करा कीजिए, जब आपको लगे इनपुट जब आउटपुट कम निकले ना, मस्त बाहर निकल जाइए, थोड़ा घूम लीजिए। क्योंकि जब आपको खुद जैसे मन लगेगा कि आपको पढ़ने का नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे नहीं पढ़िए, किसी हालत में मत पढ़िए, कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस टाइम पे नहीं पढ़िए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मन ही नहीं लगेगा तो फिर उस टाइम पे दिक्कत होता है बहुत ज्यादा एकदम। मैं भी कभी कभी हो जाता था ऐसा, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा वो कर देता हूँ, या फिर बाहर घूम लूंगा, गाने सुन लूंगा, या फिर कुछ कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो ये एक इशू ये होता है ना कि जैसे मैंने टेस्ट लगाया या उसमें नंबर कम आ गए तो देन उसके बाद मैं पैनिक कर जाती हूँ, और उसमें फिर मुझे लगता नहीं मैं पढ़ूंगी बहुत ज्यादा, तो वो फिर पढ़ने बैठती हूँ तो बैठ जाती हूँ जैसे पढ़ने, तो फिर वो आउटपुट नहीं आता, वो रीजन है। तो उसको कैसे ओवरकम करें? ये चीज मुझसे कई लोगों ने पूछी, तो मैं इसका एक अच्छा बात बताऊंगा कि टेस्ट में कुछ भी नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहा है ना तो आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
यहाँ नंबर ज्यादा आने लगता है ना, 100+ आने लगा तो तुमको लगना चाहिए कि तुमको दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नंबर कम आए तो खुश होइए कि मतलब आपको सुधारने का मौका मिल रहा है, अच्छे तरीके से आप सुधारेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से कीजिए उस चीज को और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, बहुत ज्यादा रटने की कोशिश ना कीजिए। आपको लगता है जैसे मान लो आप कभी कुछ पढ़े तो साथ में लूज पेपर रखा कीजिए, लूज पेपर और पेन, रेड पेन या कोई वैसा पेन, और उस पे साथ में नोट करा कीजिए कि ये चीज मुझे ये हो रहा है, ये चीज हो रहा है, और सिनॉप्सिस करिए थोड़ा थोड़ा सा। और साथ में जैसे आप कभी कभी मन नहीं लग रहा पढ़ने में या मन लग रहा है कि चलो ठीक है थोड़ा घूम लेते हैं चलते चलते, तो पेज उठाइए और चलते चलते पढ़ते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। हाँ कभी ये भी लग रहा है कोई चीज आपको याद नहीं हो रही, मान लीजिए उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी वॉइस में, मस्त कार में ईयर लगा के और ले जाइए, सुनते रहिए, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इससे। और ये अभी जैसे टेस्ट चल रही, तो कुछ अगर आप टिप्स देना चाहे टेस्ट एनालिसिस के बारे में, उसको कुछ। कौन सा टेस्ट है? ये प्रीलिम्स के जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वैसे। हाँ इनमें दीजिए ना, मॉक तो देना चाहिए आपको, ओपन मॉक जितना भी हो रहा है, जैसे मान लो नेक्स्ट आईएएस का होता है जो अनुभव होता है, या फिर अनअकैडमी का, इनका दीजिए, अच्छे से दीजिए, कोशिश कीजिए कि दोनों दीजिए, सीसेट और जीएस दोनों, उससे ना बहुत बेनिफिट मिलता है। मुझे लग रहा है सर टेस्ट सीरीज मार्केट में जो बना रहे हैं ना सब लोग, इतना सारा पैसा महंगा महंगा देते रहते हैं, मुझे लग रहा है सर ओपन मॉक ही दे दो, बच्चे दे देना, तो मुझे लग रहा है फाइनल वो मतलब पीटी निकाल के चले जाएंगे आराम से। ओपन मॉक बहुत हो जाते हैं, लगभग 20-25 मॉक करवा देती है सारी कोचिंग, यही नेहरू मुखर्जी नगर का ही बोल रहा हूँ अकेले का। तो उसके पीछे ज्यादा मत भागिए, टेस्ट सीरीज एकदम टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए, और जहाँ क्वेश्चन जब आप पेपर सॉल्व करें तो मानिए कि रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं आप, ये मत सोचिए कि टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, और वहाँ कोशिश कीजिए थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको लग रहा है यूपीएससी 4-5 सब्जेक्ट उसके फेवरेट है तो उन टॉपिक को थोड़ा अच्छा कीजिए, उन सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा कर लीजिए। और आप सीसेट के लिए सर कुछ गाइड करोगे बच्चों को? सीसेट पे यूपीपीसीएस में सीसेट बहुत सारे बच्चों को नहीं होता, मैंने भी अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जिनके जीएस क्वालिफाई हो गया, सीसेट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप। सर सीसेट का एकदम सबसे अच्छा तोड़ है पीवाईक्यू, जितना भी 10 साल का पीवाईक्यू है ना, अगर आप कर लिए तो मुझे लग रहा है सीसेट में अच्छा खासा, मेरा सर दोनों बार इसको लगभग 90+ था सीसेट में, तो मैं ये कहूंगा सर सीसेट दोनों के लिए एकदम पीवाईक्यू 10 साल का है, उसको अच्छे से कर लीजिए, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है करने की। अच्छा पीवाई की बहुत अच्छा कर लीजिए, बाकी आपको लग रहा है कुछ रीजनिंग या मैथ का आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए, यूपीएससी का पीवाई क्यू लगा लीजिए साथ में, और क्या है, क्योंकि सर पूरा ना यूपी पूरा कॉपी करने का कोशिश कर रहा है अब यूपीएससी को, एकदम मिनी यूपीएससी बना हुआ है, एकदम अपने आप को डाल दिया है उसने उसमें। ये तो है। और किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए काजल। सर मेरे ये क्वेश्चन है, मेरे जीएस में नंबर नहीं बढ़ रहा है, सीसेट तो काफी ठीक हो गया है। वही मैं अभी बोला था कि नंबर से आप मत कीजिए, नंबर पे थोड़ा मत फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए कि आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे नंबर कम आ रहा है तो जो पेपर है टेस्ट पेपर, उसको अच्छे से वो कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या दिक्कत आया तुमको, क्या चीज आपको दिक्कत आई थी उस क्वेश्चन में, और क्या आपने नहीं पढ़ा था, उस टॉपिक को आप बुक से ले, जैसे लक्ष्मीकांत का कोई टॉपिक है, वो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, तो उसको लक्ष्मीकांत से रेफर कीजिए सीधा सीधा, कंसेप्ट एकदम बनाइए अच्छे तरीके से, और जो क्वेश्चन आप जैसे पढ़ते हैं ना कोई चीज, तो उसको दिमाग में सोचिए, संसद को पढ़ रहा है, संसद क्या क्या काम करती है, 4-5 काम, अच्छा ये काम करती है, ये तो हम देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल में लेके आइए वे में, तो सारी चीज एकदम लगेंगे आपको, ठीक है। मतलब भागिए मत किसी टॉपिक से, बहुत जल्दी खत्म करके एकदम चलो चलो खत्म करना है, खत्म करने का टारगेट ना रख के अच्छे से एकदम उसको समझ के कीजिए, तो मुझे लग रहा है अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा अपने बम्बार्डिंग ना कीजिए, एकदम लिमिटेड सोर्स रखिए, एक दो पढ़िए, खत्म, बस, इससे ज्यादा नहीं करना। जैसे साइंस के लिए बहुत बच्चे भागते हुए हैं, साइंस के लिए ये नहीं है, साइंस के लिए वो नहीं है, अरे मैं कह रहा हूँ एकदम पीटी 365 पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, सब वही पढ़ के जाते हैं। अगर बनना होगा तो वहां से बनेगा, बाकी एनसीईआरटी है जो 8वीं 9वीं की एनसीईआरटी है सर, जो आप बताए थे, तो वहां से थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, वो भी पढ़ लीजिए। मतलब सर का कहना यही है, जैसे भाई खाना थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पचता है, तो शरीर को फायदा भी देगा, बहुत सारा खाना खा लोगे सोचोगे मैं एक दिन में हेल्दी हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही वाली बात है। अरे सर उससे दिमाग एकदम खराब हो जाता है, फिर ना 2 दिन नहीं पढ़ पाओगे सर पे, तो वही क्योंकि अपच हो जाता है।
ओके सर। सर मेंस के लिए बता दो थोड़ा, मतलब आंसर को रिच बनाने के लिए, जैसे नंबर थोड़े ठीक आए। नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जितना अच्छा मॉडल, जैसे पहला मॉडल आंसर लिखेंगे आप और उसके बाद जब 20वां मॉडल आंसर लिखेंगे तो आपको फर्क अपने आप दिखेगा उसमें। तो सबसे अच्छा एनरिचमेंट यही होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको इंट्रो बनाया 2-3 लाइन का, और उसके बाद उसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन के साथ हर जैसे पॉइंट डालना है ना, हर पॉइंट के साथ एक वैलिडेशन दीजिए, उसके साथ मतलब एग्जांपल या डेटा दे दीजिए, जिससे कि उसको एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को लग रहा है कि स्टेटमेंट आपको लग रहा है, ऐसे नहीं कि निराधार। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो नागरिक चार्टर ही है, तो नागरिक चार्टर ऐसा लिख दीजिए आपने भ्रष्टाचार कम करने में, या ऐसा लिख दिया कि इसकी भूमिका क्या है, तो पारदर्शिता जवाब देता। अब कैसे, मतलब उस चीज को आप कैसे बताएंगे कि है कि नहीं है, तो उसके साथ एक एग्जांपल बता दीजिए। ऐसे सामाजिक न्याय कैसे करता है, तो उसको बताइए कि सर ब्रेल लिपि वगैरह का कोई नागरिक चार्टर बना देते हैं सार्वजनिक स्थानों पे, तो उससे उन लोगों का सामाजिक न्याय मिलता है। तो इस तरीके से उसको लिखिए, तो इस तरीके से आपको एनरिच कर सकते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू। और नेहा, आप अगर क्वेश्चन अगर माइक ओपन करके देख पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेहा, चलो ठीक है। सना, आप पूछिए, क्या दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ सर, ये मुझे भी पॉइंट आया कि जैसे सर जैसे हम टेस्ट देते हैं तो जो उसका एनालिसिस होता है पीछे, तो वहां से जाके करे कि वो टॉपिक लक्ष्मीकांत से जाकर करे, मतलब दोनों को देख लीजिए आप, जहां से आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ पॉइंट्स आपको मॉडल आंसर में भी मिल जाएगा देखने को, जो वहाँ लक्ष्मीकांत में शायद ना हो, तो उसको आप लक्ष्मीकांत में ऐड कीजिए, अपनी रेड पेन से कोई रेड पेन, एक अलग पेन एक्स्ट्रा रखिए, तो उसमें ऐड कीजिए और उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो दोनों को पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंबाइन करके। ठीक है सर, यही तो बस। थैंक यू सर। मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो हर चीज का, और रिलेट करना सीखिए आप, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट, इकोनॉमी को और पॉलिटी को रिलेट करना सीखिए, तो आपका एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। और यूपीएससी सिविल सर्विस गेम ही है इंटीग्रेशन का, सारी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ती है यहाँ पर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा तो पूछिए। सर हेलो। हाँ सर, जैसे यूपीएससी के हम एग्जाम में हम जो पीवाईक्यू होते हैं वो करते हैं, ठीक है। आपने जैसे यूपीपीएससी का दिया होगा, तो जो सर की जो ट्रिक होती है, मतलब अप्लाई कर पाते हैं आप, मतलब क्लियरिटी, मतलब जो जैसे एक्चुअल में आंसर आना चाहिए वो प्रॉपर्ली अप्लाई होती है वो ट्रिक? हाँ होती है, ऑब्वियसली होती है। जैसे मान लीजिए आप जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम जैसे मान लीजिए 24 मई को एग्जाम है, उसके लगभग 1 महीने पहले ना आप दूसरे किसी के टेस्ट में लगाना, पिछले 10 साल के यूपीएससी के ही एग्जाम पेपर उठाना, क्वेश्चन पेपर उठाना, प्रीलिम्स के और मेन प्रीलिम्स के सीसेट और जीएस दोनों, बस उन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, उन पे ट्रिक अप्लाई कीजिए, जिससे कि आप जो फाइनल एग्जाम होगा ना वहाँ वो ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। और ट्रिक तो सर के पास है सारी, मैं भी तो सर से सीखा हूँ सारी ट्रिक, मेरी कोई ट्रिक बनाई ही नहीं है, मैं सर की ही मतलब ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ। आप जैसे वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वही कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी की हम अदर स्टेट के एग्जाम देते हैं यूपीपीएससी वगैरह, क्या वहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई हो पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैं आपसे क्लियरिटी करनी चाह रही थी। हाँ, मोर और लेस तो हो ही जाती है, कहीं कहीं हाँ ऐसा होता है, जैसे यूपीपीसीएस कुछ चीजें फैक्ट वगैरह सही दे देता है कहीं कहीं, तो मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन में कहीं कहीं इधर उधर हो जाता है, बाकी हो जाता है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे कि हाँ यूपीएससी में क्या होता है, डेटा गलत दे दे रहे हैं ना, कि डेटा की अगर जहाँ डाटा आएगा वहाँ हम क्रॉस कर देंगे, और पीसीएस में कहीं कहीं फैक्ट मतलब वहाँ पर क्लियर आ जाता है, सही आ जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए 2025 वाला यूपी का एग्जाम था, कोई पुरस्कार पूछा था 1965 में शुरू हुआ था, तो मैं भी सोचा था कि शायद ईयर गलत दे, तो मैं गलत करके आ गया था उसको, हालांकि सही था वो। तो ऐसा होता है कभी कभी पीसीएस में हो जाता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ठीक बना देते हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। और किसी क्वेश्चन पूछे? सॉरी सर, लाइब्रेरी में इसलिए, अरे तो बाहर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आप अपने डाउट पूछ लीजिए। और किसी क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, और किसी को पूछना हो, सर से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे थे नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए?
फिर तो आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है। सर ऐसे मगर ऐसे हो जा रहा है एग्जाम्स में आदमी जा रहा है तो सब चीज रिवीजन भी है, सब चीज क्लियरिटी भी रहता है वहाँ पे, फिर भी क्यों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं? ये ना, ये लैक ऑफ रिवीजन है, लिटरली ये लैक ऑफ रिवीजन ही है कि या तो लैक ऑफ रिवीजन है या आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब यही दो चीजें काम करती हैं यहाँ पे, तीसरा कोई इफेक्ट नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और रिवीजन बहुत अच्छे से करके गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आध तो हो जाता है, सबके साथ होता है, सब मेरे साथ भी होता है, कोई रैंक 1 लेके आता है उसके साथ भी होता है, क्वेश्चन गलत होता है उससे भी। सर मेरे कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, वो तो 4-5 होता है तो चलता है, मेरा 10-15-20 के पार चल जा रहा है वो क्वेश्चन जिसको बार बार पढ़ चुके हैं। पढ़ना, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, पढ़ना और अच्छे से पढ़ना एकदम वो बहुत अंतर रहता है उसमें। पढ़ने से ज्यादा फोकस कीजिए ना, मतलब जैसे टॉपिक खत्म करने से ज्यादा फोकस कीजिए उस टॉपिक को समझने की, और रटिए मत, कोशिश कीजिए कि उसको समझिए, प्रैक्टिकलिटी में सोचिए कि मतलब ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, और पीछे की चीजों को रिलेट कीजिए उससे। संसद पढ़ा आपने तो फिर उसके बाद राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे आप, तो उसको कोरिलेट कीजिए एक दूसरे से। प्रेसिडेंट पढ़ रहा है तो उसके आस गवर्नमेंट पढ़िए, तो इस तरीके से पढ़िए। जैसे मुद्रा एंड बैंकिंग है इकोनॉमी में, तो उसको रिलेट करेंगे आप स्टार्टिंग के जो राष्ट्रीय आय है उससे रिलेट कर पाएंगे आप। कई सारी चीजें होती है, सबको इंटर रिलेट करेंगे तो ठीक रहेगा सारी चीजें। तो जैसे सर बोल रहे थे कि जैसे रिवीजन जिस सोर्स से आदमी पढ़ रहा है उससे करना चाहिए, जैसे कि टेस्ट जो मार रहा है उससे सॉल्यूशन रहता है उस सब से करना चाहिए, सेक्शनल वाइज होता है सब टेस्ट। अगर आप मॉडल आंसर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको लगेंगी एक्स्ट्रा कि ये चीज है, तो मैं अपने नोट्स में उनको वो कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, तो कीजिए। कंटेंट जो टेस्ट सीरीज होता है ना, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए होता है। आपके पास डेटा तो है ही, आपके पास बुक तो है ही पढ़ने के लिए, रिविजन करने के लिए नोट्स है आपका। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि कंटेंट को एनरिच कैसे किया जाए, तो वो वहां से मिलेगा आपको। उन चीजों को आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ओके, नया पूछिए। सर करंट अफेयर कैसे पढ़ें? मैगजीन करंट अफेयर के लिए पूछिए, करंट अफेयर के लिए। यूपीएससी का या पीसीएस का? पीसीएस का। पीसीएस के लिए तो एक बड़ी आंख वाली बुक आती है, मस्त एकदम क्यूट सी बुक है, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, आई दृष्टि। अरे मस्त पढ़िए उसको, हालांकि 20-25 दिन पहले ही देते हैं वो लोग, लेकिन बड़ा अच्छा बुक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो 30 क्वेश्चन आता है करंट का, लगभग 20-22 तो बन ही जाएगा आसानी से, वहां से पढ़ लेंगे आप। तो अगर आपको और ज्यादा करंट पढ़ना ही है तो 6 महीने की उससे पहले आ जाती है घटना सर, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बुक पढ़ा हूँ आज तक, आई दृष्टि। 20-25 दिन उसको पहले आती है, उसको पढ़ लेता हूँ, और करंट मेरा 20-25-30 हो जाता, 25 हो जाता है 20-25 के आसपास सही। और कोई क्वेश्चन है आपका? मैं फिर वही चीज कहूंगा, करंट के पीछे बहुत ज्यादा ना भाग के स्टैटिक बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि करंट 30 क्वेश्चन दे रहा है, 120 क्वेश्चन तो अभी भी आ रहा है ना स्टैटिक का। यूपीएससी में भी यही है, लगभग 90 क्वेश्चन में उसका स्टैटिक ही आता है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा थोड़ा डायनेमिक इधर से देगा, तो उसका बहुत ज्यादा तनाव ना लेके आपको क्वेश्चन कितना करना है। पीसीएस में करना है आपको 95+, यूपीएससी में करना है लगभग 90 नंबर लेके आना है। 100 का टारगेट रखिए, 90 भी आ गया तो सीटी क्वालिफाई हो जाता है यूपीएससी में भी। और कुछ क्वेश्चन पूछना नया? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि सर आप पढ़ाते हैं क्या सर? हाँ, तो यूनिटी आईएएस इसीलिए तो खुला है। आप गाइडेंस लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अधिशा एक और मैं बता देता हूँ, सर की बातों में ऐड कर देता हूँ। देखो करंट अफेयर का जो मैं इतना अनुभव रहा है मेरा, लगभग 8-10 सालों से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, बच्चों को मुझे गाइडेंस करते हुए हो गया। मैंने हमेशा देखा कि जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता ना, मोस्टली वो करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे सर भी बार बार यही बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करता है ना, अपने आप को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट वहीं तक करके रखता है, उनका करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही भी हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके जब स्टैटिक क्वेश्चन सही होंगे तो आप रिस्क भी ले सकते हैं उधर, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात, ट्रिक से आराम से क्वेश्चन सही होते हैं करंट अफेयर के, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो। आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो होते हैं आराम से। तो
देखो मेरा फिर बार आ रहा है, माना कि 10 जैसे मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है पीसीएस में, खास तौर से वो ये यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बहुत 10 जगह से वो चीज़ें करने कवर अप करने सोचते हैं कि भाई मेरे से एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन ना छूटे। ये बहुत गलत जो है मतलब स्ट्रेटेजी होती है। आप स्ट्रेटेजी को जो करंट अफेयर क्या है कि अथाह समुंदर होता है, आप उसमें कितना डुबकी लगाओगे, कितना कर पाओगे, आप ये चीज़ सोचिए ना। अरे स्टैटिक भाई फिक्स है भाई, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए फिक्स है, वहीं से क्वेश्चन आना है, आपको एक सीमित दायरा है, वहीं से पढ़ना है और वहीं से चीज़ें करनी है। पर करंट अफेयर का कोई फिक्स नहीं है ना, तो आप उसके पीछे ज़्यादा सर जो बता रहे हैं कि भाई आई दृष्टि पढ़िए, उसी से काम हो जाता है। सर मैं बस सबसे अच्छी बात यही है सर, स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए। बहुत ज्यादा एकदम मजदूर बनने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के मामले में। सर सिलेक्शन लेना है तो सर सही बता रहा हूँ, है ना सर, सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिए और उन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। आपको सबको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अच्छा। जैसे पॉलिटी का सर मैक्सिमम क्वेश्चन ना संसद से पूछ लेता है वो। संसद को कीजिए अच्छा मजबूत, बहुत अच्छा कीजिए संसद और राज्य विधानमंडल को, आपको क्वेश्चन देके जाएगा लगभग 15 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग 7-8 तो देके जाएगा ही वहां से क्वेश्चन। सर बिहार पीसीएस भी पढ़ाते हैं क्या सर? पीसीएस का सर, पीसीएस के लिए तो सिलेक्ट हुए हैं, पर मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैंने शायद अभी एक सेशन शुरू होने से पहले मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैं फिर 12 बता रहा हूँ जिन्होंने यूपीएससी, मैंने इनसे पूछ लो, मैंने इनको इस स्वदेश को बोला था स्टार्टिंग में, जब मेरे से आप आंसर राइटिंग चेक कराओगे ना तो यूपीएससी के क्वेश्चन लिख के ही चेक करवाना, क्योंकि जब आप उस लेवल के डायमेंशन से लिखना सीख जाओगे ना तो फिर आप पीसीएस बहुत ईजी हो जाएगा आपका। देखिए अब पीसीएस में और यूपीएससी में बहुत ज्यादा अंतर तो बचा नहीं है मुझे लग रहा है कोई भी, क्योंकि बिहार का पेपर पिछली साल ना था जो 71st यूपीएससी था, उसने ना हवा उड़ा दी थी लोगों की, तो वो पेपर एकदम अलग लेवल पर था। तो अब पीसीएस और यूपीएससी में बहुत ज्यादा अंतर करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लगभग एकदम एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना आप, क्योंकि पीसीएस में बच्चे वही बैठ रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वही बच्चे सेलेक्टिव भी हो रहे हैं, रैंक से भी उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं सब यूपीएससी वाले बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, टॉप रैंकर्स हैं जो। अगर आपको फिर ना होगा ना, जैसे सोशल वेलफेयर अधिकारी बना दिया जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा रैंक लेके आना है तो मुझे लग रहा है सर यूपीएससी एकदम उनको तो अपना आका बनाना पड़ेगा। जैसे मैं सऊदी से जब स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग शुरू किया था तो मैं इनको, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक्सपीरियंस काम करता है। जैसे मैंने 2022 का पेपर एक बार जो यूपी पीसीएस के बच्चे तैयार किए थे उनके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने देखा था कि 2019 के यूपीएससी मेंस का जो पेपर था वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट था। जैसे आपकी बार भी सऊदी बता रहे थे कि सर 10 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट रिपीटेड थे, तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जब आप यूपीएससी क्वेश्चनों पर आंसर राइटिंग कर लोगे ना, उनके मॉडल आंसर बना लोगे, मल्टी डायमेंशन में आपने मेरे से चेक करवा लिया, तो आपको पीसीएस बहुत ईजी लगेगा और आप इजीली उन क्वेश्चनों को डील कर लो। क्योंकि पीसीएस का लेवल ऐसा नहीं कि यूपीएससी को बाउंस कर जाएगा, वो तो होने से रहा, वो यूपीएससी के आसपास पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जब आप यूपीएससी के लेवल की मेहनत कर लोगे तो स्वाभाविक सी बात है पीसीएस का जो एग्जाम है आपको बहुत इजी लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना। जी सर। और किसी क्वेश्चन पूछना पूछिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सर से अपने पर्सनल। देखो मैं फिर बता रहा हूँ एस्पिरेंट के लिए क्या होता है कि सब लोग तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं, तो जैसे आप सर सेलेक्टेड है तो आप अपने डाउट्स जो है क्लियर कीजिए। कहीं भाई आपकी प्रिपरेशन में देखो अपन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो सर से आप गाइडेंस के लिए अभी पूछ लीजिए जो भी आपको चाहिए कि भाई सर हमसे ये गलती हो रही है, तो ताकि आपकी जो तैयारी, देखो इन सेशंस का यही फ़ायदा होता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो तो सर की कुछ बातें हैं जो आपके जो हिट कर जाए तो आपके वो सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इनकी कॉपी चेक की, अब मैं नॉर्मल जो मेरे फाउंडेशन बैच के बच्चे उनकी मैं कॉपी चेक करता हूँ। अब ये है कि इन्होंने पॉजिटिव ऐसे लिया मेरी चीज़ों को, मैं जो बताते गए ये करते गए तो इनका सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज़ें होती है ना कि कहीं पे अपनी कहाँ कमजोरियाँ है, तो वो आप सर से बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो किसी को और कुछ पूछना तो पूछिए फिर। सर घटना चक्र इनफ है टेस्टिंग के लिए? क्या घटना चक्र इनफ है टेस्टिंग के लिए? पीसीएस के लिए? जी सर पीसीएस के लिए इनफ मतलब अकेले घटना चक्र पढ़ना? जी नहीं, घटना चक्र को आधार बनाइए, आप इनफ क्यों कह रहे हैं उसको? नहीं, प्रेस्टी का जो आधार है प्रेस्टी करने का बोल रहे हैं। हाँ प्रैक्टिस, जी सर प्रैक्टिस घटना चक्र से भी कीजिए, पीवाई क्यों लगाइए अच्छे से, और टेस्ट अगर मार्केट से उठाइए टेस्ट लगाइए, कुछ एक दो हर सब्जेक्ट लगा लीजिए। घटना चक्र ना आपको एक ब्रॉड माइंड देता है, हर स्टेट पीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है,
आप कोशिश करेंगे तो वहां पे सर का एलिमिनेशन लगाने की कोशिश कीजिए, वहां लग रहा है नहीं लग रहा है, किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं आप उस चीज को। वो आपको एक कंटेंट बढ़ाएगा, आपका कंटेंट एनरिच करेगा, क्वालिटी कंटेंट देगा, वहां से उन चीजों का आप कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपना सिनॉप्सिस कर लिया था पूरा घटना चक्र जितना भी है, जैसे मैं 3 ही घटना चक्र पढ़ता हूँ, जो सब्जेक्ट मेरा थोड़ा थोड़ा मुझे दिक्कत आता था और जो थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है। जैसे पॉलिटी का मैं घटना चक्र नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि पॉलिटी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, हिस्ट्री का जरूरत पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। फैक्ट बहुत ज्यादा है ना उसमें। हाँ सर। सर साइंस के लिए कुछ रिसोर्स बताइए ना, बहुत ज्यादा डायनेमिक लग रहा है साइंस, इतना ज्यादा डेप्थ पूछ रहा है। इसमें यूपीएससी में कि पीसीएस में? नहीं सर, पीसीएस में। जैसे बीपीएससी हो गया 71 में इतना हार्ड साइंस पूछ दिया था। तो नहीं, साइंस का यही है, एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, एनसीईआरटी बहुत अच्छा है उसमें। पूरा तो एनसीईआरटी से ही था उसका क्वेश्चन जितना था बीपीएससी पूछता। बीपीएससी को मुझे पता है कि साइंस बहुत तगड़ा पूछता है, वो ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है वो। 9 10 से हो जाएगा कि 12th भी करना पड़ेगा? 11 12th का बायो का आता है तो वो मुझे लग रहा है यूपीएससी में ज्यादा काम आता है, लेकिन ये पढ़ लीजिए। और साथ में लूसेंट आता है, एक साइंस का ही आता है, तो उसको देख लेना थोड़ा एक बार अच्छे से। अच्छा सर। करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें सर जिससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो? बस वही करंट का मत कीजिए इतना, बहुत ज्यादा लोड न लीजिए आप। सर ने अभी बोला था वो बहुत सही बात थी कि मतलब आप अगर फैक्चुअल मतलब स्टैटिक आपको बहुत शानदार हो गया ना, करंट का क्वेश्चन आप अपने आप सही करके ले जाएंगे, अपने आप बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लो मैपिंग कर लिया आपने, इस टाइम पे ये हॉर्मोज बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो आप उसको अपने आप टैकल करके ले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा करंट के पीछे ना भागिए, सबसे अच्छा यही है, एकदम रामबाण है। वो करंट के पीछे भागता है ना, तो मैं देखा हूँ आज तक भला हो नहीं पाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। सर स्टैटिक्स करंट से जोड़ के पूछ रहा है, इतना सारा स्टैटिक्स करंट से जोड़ के पूछ रहा है हर विषय का। न्यूज़ें आती है उसके मंथ में वीक में बहुत ज्यादा हो जाती है सर। किसका? करंट का सर, करंट का यार मैगजीन आता है, किसी का भी ईयरली मैगजीन ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके अलावा मत पढ़िए कुछ भी चीज। और आप इतना क्यों सोचते हैं जैसे 30 क्वेश्चन में से करंट का आ रहा है तो 30 बनाने की कोशिश क्यों करते हैं आप? मतलब स्टैटिक आ रहा है, मत जाइए भाई, परफेक्शन मत जाइए। 120 क्वेश्चन हाँ स्टैटिक का आ रहा है तो वहां पे आपका पता है, वहां आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से कई सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आता, आपको आ रहा है, आपके बगल वाले को भी नहीं आता है, जो टॉपर है रैंक 1 उसको भी नहीं आता है, पता है? जी सर, यस सर। हाँ इवन मेरे साथ हुआ था, 25 का पीटी देने गया हूँ मैं, मुझे नहीं आ रहा था कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे, यार के कहाँ से आ गया। अरे अथा समुंदर होता है भाई करंट अफेयर में, फिर बार बार बता रहा हूँ, अथा समुंदर आप कितनी बाल्टियां भर पाओगे वहां से, आप ये चीज सोचिए। पर स्टैटिक का लिमिटेशन है, आप वहां से जितना रिवीजन करोगे बार बार पढ़ोगे उतना फायदा मिलेगा आपको। चलो ठीक है, निधि पूछिए क्वेश्चन। निधि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? हाँ बोलिए। पहला तो मेरा क्वेश्चन वही करंट था जो मेरा वो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पीछे उसके भागे जा रही हूँ जिसका कोई। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरा साइंस में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो मेरा पीसीएस का जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 9th 10th से मेरा हो जाएगा कि मुझे और बेसिक पढ़ना पड़ेगा कुछ साइंस का? अरे तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए जो आपका तेज है, मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है, सबसे पहले वहां फोकस कीजिए। ऊपर से अगर साइंस आपको दिक्कत दे रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के साथ कोई भी एक पतला सा, जैसे लूसेंट का मैं अभी बताया था सर, अच्छा है, उसमें फैक्ट वगैरह अच्छा दिया रहता है। साइंस का लूसेंट आता है, तो बिहार के बच्चे कई सारे पढ़ते हैं उसको, बीपीएससी का। मेरे एक दोस्त है, मेंस दिया था इस बार, बिहार का पिछले 2 साल से दे रहा लगा था, तो मैं उससे बात किया था इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि साइंस का मुझे लग रहा है अच्छा सोर्स है। या फिर एक एनसीईआरटी का ही क्लास नोट्स आता है पतला सा येलो कलर का, उसको देख लेना, क्योंकि वहीं से हो सकता है। और साइंस अब ये सोचे कि साइंस पूरा बन जाए तो किसी से बनता है, क्योंकि इतना टफ पूछा था सब बात। 71वीं बीपीएससी में बहुत टफ पूछा था उन्होंने साइंस में। जी पूछा था, मैंने दिया था। चलो ठीक है, दिनेश पूछिए। दिनेश कोई क्वेश्चन आपका? दिनेश पूछिए। सर मैं बोल रहा था कि सर आपका कोई ग्रुप का लिंक हो तो शेयर कर दो, मेरे को रैंडमली मिला था किसी ग्रुप में ये जूम मीटिंग का आपका लिंक। अच्छा यूनिटी व्हाट्सएप ग्रुप कांटेक्ट में नहीं रह पाएंगे ना सर आपसे, अगर ये मीटिंग खत्म हो गया तो? मैं भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगा लिंक। मैं शायद सूर्य जो भेजे ग्रुप, उस ग्रुप में हो ना आप सब लोग,
तो मैं सूर्या को लिंक भेज दूंगा। तो यूपी की डिस्कशन का नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे को किसी ने भेजा था, वहां से मैं ज्वाइन किया। ठीक ठीक ठीक, मिल जाएगा। वो यूनिटी आइस है ना, आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी होगा। हाँ, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैं व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरे नंबर है वहाँ पे आप पर्सनल नंबर मैसेज कर देना तो मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सअप वाले ग्रुप में आपको। और अभिषेक पूछिए आप। अभिषेक सर, एक ही कंफ्यूजन रह गया था मेरा सर, पॉलिटी में आर्टिकल्स को सर कितना ध्यान देना है? क्या बेसिक आर्टिकल जो है वही करके जाने या फिर ज्यादा उनको ध्यान देना पड़ेगा, खासकर टीसीएस के लिए सर? सारे आर्टिकल याद तो नहीं होंगे किसी को, मुझे भी याद नहीं है। जी ठीक है, तो मोटा जो आर्टिकल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो रिपीटेड थीम बार बार रिपीट करता है, जैसे आर्टिकल 21 हुआ, 14 हुआ, 19 हुआ और 226 हुआ, 32 हुआ, ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका एकदम डिमांडिंग रहते हैं हमेशा, उनको तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए उनको। और जैसे जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, कोई टॉपिक पढ़ेंगे या टेस्ट सीरीज लगाएं तो आपका अपने आप आर्टिकल एकदम याद हो जाएगा। आपको उसमें बहुत ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है कि आप आर्टिकल के पीछे पड़ जाएंगे तो नहीं होगा याद, वो अपने आप याद होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आते रहते हैं। जैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे आ जाएंगे। इसके लिए ना आपको स्टैटिक ही पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टिकल अपने आप याद होंगे। कोई टॉपिक पढ़ेंगे, धन विधेयक का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें उसका आर्टिकल दिया होगा तो अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। बजट का है तो अपने आप छप जाएगा दिमाग में। ओके सर। शिवानी पूछिए, शिवानी कोई क्वेश्चन पूछिए। शिवानी। हाँ जी सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, मतलब आपको भी और सर आपको भी। हाँ तो सर है ना, अभी अपन अप्रैल में बैठे हैं, अपना 24 मई को पेपर है ना यूपीएससी का, है ना। तो अब मुझे ना 3 चीजें संभालनी है, जैसे मुझे एफएलटीज भी संभालने हैं, है ना, फुल लेंथ टेस्ट है, और मुझे पीवाईक्यूज भी के भी पूरे पेपर लगाने हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी करूँ, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट वीक हो रहा है ना, जो सब्जेक्ट वीक है मैं उसको सब्जेक्ट वाइज भी कर लूँ। अब बोलिए शिवानी। तो मैं इसको कैसे मतलब टैकल करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। आपने इससे पहले टेस्ट नहीं लगाया क्या? शिवानी बताइए। सर टेस्ट तो लगा रही हूँ, जैसे एफएलटी में मैंने अभी तक 1 या 2 लगाए हैं, और टॉपिक वाइज मैंने 5 लगाए हैं, मतलब 5 टेस्ट लगाए हैं। अभी हमारे पास लगभग 1-1.5 महीना है। हाँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सारा सिलेबस लगभग रिवीजन कर चुकी हैं अच्छे से, आपको सब लगभग मोटा सब पता है आपको। हाँ। तो अब एक काम कीजिए, पीवाईक्यू को एकदम अपने साथ रखिए हमेशा। ठीक। और दूसरी बात है, हर सब्जेक्ट का ना 2 अगर आपको लगाना ही है तो 2 लगाइए। और दूसरी बात, एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो फॉरम आईएएस है ना, उसका एक टेस्ट सीरीज चलता है बड़ा अच्छा, एसएफजी। हाँ। बड़ा अच्छा आता है, तो 50 क्वेश्चन का होता है, उसके ले लीजिए 2 लगा लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं आए, 100 क्वेश्चन है उसके। और मेनली ना पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कीजिए, मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा वो है। अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा है और पीवाईक्यू कर लिए आपने बहुत अच्छा, तो टेस्ट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं अपना लिटरली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, मैं यूपी के सर मैं तो दोनों बार एक सिंगल टेस्ट नहीं लगाया, मैं लिटरली बता रहा हूँ सर। विश्वास नहीं करेंगे बच्चे, विश्वास नहीं करेंगे इस बात पे। सर मैं कसम से सर मैंने एक सिंगल टेस्ट नहीं मार्केट से उठाया है, मैंने सिर्फ अपना पर्सनल पीवाईक्यू किया, अपना रिवीजन किया है, मैंने सारी चीजें यही की है। मैंने तो एफएलटी भी नहीं दिया है सर उसमें। यूपीएससी में एफएलटी देता हूँ, ये सब फ्री चल रहा है सर मार्केट में, और कुछ नहीं देता हूँ मैं। सही है। हाँ सर, क्योंकि पीसीएस यूपीएससी के लिए भी जैसा टेस्ट सीरीज का ना मतलब यही होता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए बस। बाकी चीज सब बच्चे वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो बेसिक है, स्टैटिक है, यही सब पढ़ते हैं, वही मैं पढ़ता हूँ। और सर जैसे ना, अब जैसे मैं अभी इस पॉइंट पे बैठी हूँ कि जैसे 2 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो पा रहा है ना। अब उस सब्जेक्ट को पहले मैं टेस्ट दूं, या फिर पहले पढ़ूं फिर टेस्ट दूं, या फिर मैं एफएलटी दूं पूरा उसका, या फिर उसका पीवाईक्यू कर दूं? अब तो एक काम कीजिए, अब तो सेक्शनल तो नहीं दीजिए, मतलब मैं सही बात बताऊं। और एफएलटी अगर देना चाहे तो एफएलटी दे दीजिए, और उसको रिवीजन करके दीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, फिर उसका पीवाईक्यू को पहचानिए कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन। पीवाईक्यू को एकदम तो आधार बनाइए, बहुत अच्छा आधार बनाइए पीवाईक्यू को, और पीवाईक्यू के बेसिस पे ही उसको पढ़िए टॉपिक को, उसके बाद टेस्ट लगाइए। और एफएलटी टेस्ट
लगाएंगे तो मुझे लग रहा है सिलेबस पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी लगाएंगे आप। तो रिवीजन अच्छा कीजिए, टेस्ट के पीछे बहुत ज्यादा ना भागिए। और टेस्ट एक चीज करवाता है, आपका जो बबल भरते हैं ना उसको ही ठीक करवाता है। और अगर इतना ही जरूरत है तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ठीक है। ओके शाना, बात पूछिए कोई क्वेश्चन। शाना कोई क्वेश्चन पूछना तो। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि आप फिक्स टाइम पे, मतलब आपका सब शेड्यूल फिक्स था, तो मुझे लगता है मेरा जो ये मिस्टेक है कि मेरा ये फिक्स का कोई भी वो नहीं है। मतलब मैं फिक्स कर भी लूँ तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे कैसे मेंटेन करें? एटलीस्ट उतना तो मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगी कि बिल्कुल फिक्स, लेकिन उसको ओवरकम तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ बता दीजिए। इसके लिए ना आपको सेल्फ ही होना पड़ेगा यार। इसके लिए मतलब मेरा फिक्स रहता है कि मतलब मैं सुबह जगूंगा, एकदम जाऊंगा तुरंत। मेरा भाई रहता है एक्चुअली मेरे साथ, तो मैं फिक्स रहता है मैं 12:30 बजे आना है खाना खाने, क्योंकि वो भी कॉलेज वगैरह जाता है। मैं रात में रहता है फिक्स 9 बजे खाना खाने आना है। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुंचना है, वहां से 1:30 बजे ही आना है, आके सोना है। ये सब मेरा फिक्स रहता है। तो ये चीज आपको सेल्फ लेनी पड़ेगी। अगर ये मत सोचिए, बोझ मत बनाइए जीवन को। मैं तो सही बात बताऊंगा, बोझ नहीं बनाना है किसी चीज को। एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से चलिए। हर किसी का अलग होता है तरीका, मेरा अलग है, आपका तरीका अलग है। हर किसी का वो भी अलग होता है। जैसे मैं थोड़ा मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ती है हर चीज में, तब मेरे से चीजें हो पाती हैं। किसी से होता है कि जल्दी हो जाता है। तो इतना ही जैसे डिसिप्लिन वाला इशू रहता है कि शुरू कर दिया, फिर एंड में आते आते जैसे 60% हो गया, फिर 40% पे अटक जाती हूँ मैं। तो मतलब ऐसे थकान फील हो जाती है। अब थकान फील होती है तो धीमे धीमे एक ही बार में मत इम्प्लीमेंट कीजिए ना। जैसे जो ये यूसीसी है ना, इसका कहा जाता है ना कि क्रम से कीजिए। एक बार में अप्लाई करें तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा क्रम से कीजिए, धीमे धीमे उसको कीजिए अप्लाई जीवन में, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आज थोड़ा कुछ रिफॉर्म किया, कल थोड़ा और रिफॉर्म करेंगे, परसों थोड़ा और रिफॉर्म करेंगे। धीमे धीमे रिफॉर्म कीजिए। एक बार में एक दिन में रिफॉर्म करेंगे तो दिक्कत तो होगा। वो फिर पैनिक हो जाता है कि अच्छा हमसे नहीं हो रहा होगा, नहीं ये नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैनिक तो होगा ही। इसलिए किसी भी चीज को बोझिल ना बनाइए, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, अगर कोशिश कर पा रहे हैं आप। बस उससे ज्यादा बहुत नहीं तनाव नहीं लेना है, और पढ़ते रहिए। एक सबसे अच्छी चीज है कंटिन्यूटी। अगर 1, 2 साल 3 साल आपने कंटिन्यूटी बना के रखी ना, तो 110% सिलेक्शन पक्का है। मेरा सबसे बड़ा हथियार है कंटिन्यूटी। और वो सभी सक्सेस के लिए जरूरी है। तो कोई जीवन में कुछ भी करना हो आपको, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और सर ये चीज मेरे दोस्त भी कहते हैं ना, तुम्हारी यही चीज मुझे सबसे शानदार लगती है, कंटिन्यूटी जो बना के। जैसे सर रिजल्ट आया ना, 3-4 दिन से मैं पढ़ा नहीं हूँ सर। एकदम मुझे अब खाली खाली से लग रहा है, अंदर से एकदम गुस्सा आ रहा है, पर ऊपर में पढ़ नहीं रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज पढ़ लूँ थोड़ा बहुत, इसलिए तो शांति मिल जाए। हालांकि सर कल पर घर भी जाना है, तो घर वाले सब वो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ लूंगा थोड़ा बहुत तो। सही है सही है सही। चलो निपुण, कुछ क्वेश्चन पूछना पूछिए। और कोई नए बच्चे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन और था सर कि सर एक तो कंसिस्टेंसी, जैसे मैं अभी 3 स्लॉट में पढ़ता हूँ। पहला सुबह का स्लॉट हो गया, और सेकंड वाला खाना खाने के बाद, और थर्ड वाला उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता सर। तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें, और दूसरा फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करें, थोड़ा सा ये भी सर पूछना था। फैमिली प्रेशर को क्या हैंडल करना है यार? चूंकि सर 1-2 साल से लगा हूँ, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि अब होगा कि नहीं होगा। तो फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए। ऐसा मेरे साथ भी होता था, कोई दिक्कत नहीं। हर एस्पिरेंट के साथ होता है, हर के साथ होता है। मेरे साथ भी होता था। मैं सोचता था कभी कभी बैठा हुआ यार नहीं होगा तो क्या करूं। मेरे साथ कुछ है भी नहीं, कॉलेज का भूल चुका हूँ मैं, सारा इंजीनियरिंग का भूल चुका हूँ। क्या करूंगा। लेकिन मेरा थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रहा है हमेशा से यार। तो मैं रिजल्ट सोचता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि मेरा नहीं हो रहा, तब भी मैं सोचूंगा नहीं पीडीएफ में हो सकता है, शायद इधर उधर हो गया हो, कुछ हो जाए शायद। तो मेरा ये रहता है, थोड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक टाइप का व्यक्ति हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फैमिली प्रेशर नहीं यार, वो तुम्हारे सामने प्रेशर दिखाते हैं, तुम्हारे पीछे नहीं दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा तुम्हें बोल देते हैं जिससे कि तुम्हारे अंदर कुछ मोटिवेशन जागे, इसीलिए बोलते हैं। फैमिली का कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो फैमिली वालों को प्रेशर ना लेके थोड़ा सुन लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। और सुनना भी चाहिए, इतना अगर हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका भी थोड़ा कहना जायज है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, पर वो मोटिवेशन है, ये बात भी याद रखना। वो पुश अप ही कर रहे हैं आपको आगे की तरफ, ये बात याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन सर वो टाइम को लेके जो था
कि फर्स्ट स्लॉट में तो अच्छा पढ़ाई हो जाता है सुबह के टाइम में, बट धीरे धीरे शाम होते होते फिर लगता है बहुत ज्यादा थक गए हैं, या कुछ सना जी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछी थी, तो सिमिलर ही है, इसका थोड़ा आंसर चाहूंगा। सबसे अच्छा बात है, चाय पीते हैं आप? जी हाँ पीते हैं। और अरे तो ऐसे पढ़िए ना, एक बार में ना पढ़िए। जैसे मान मेरा ये है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ता हूँ जी, और 1.5 घंटे पढ़ के मैं सीधा निकल जाता हूँ बाहर, एकदम घूम घाम के आता हूँ, एक चक्कर 5 मिनट 10 मिनट, और अगर चाय पीने का मन होगा तो मैं चाय पी लेता हूँ, और फिर 1.5 घंटा फिर जाके बैठता हूँ, फिर 1.5 घंटा पढ़ूंगा। उस 1.5 घंटे में मैं फोन नहीं छूंगा किसी हालत में, मैं फोन साइलेंट भी नहीं करता, मैं करता हूँ म्यूट करके एकदम ऊपर रख दूंगा। कुछ भी हो जाए किसी हालत में, घर वाले इतने मतलब घर वाले ही हैं जो फोन नहीं लगाते हैं, घर वालों को पता है नहीं लगाना क्योंकि वो डिस्टर्ब करते ही नहीं है, ठीक है। तो इतना देखना है घर वाले जो भला चाहता है वो तुमको फोन नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। फोन एकदम रखिए साइड में, लाइब्रेरी में ऊपर बैग में पटक दीजिए। 1.5 घंटे आपको फोन नहीं छूना है बिल्कुल भी, और सिर्फ पढ़ना है। 1.5 घंटा पढ़िए, स्लॉट बनाइए ना छोटा छोटा, जैसे आप 1 घंटे में पढ़ पा रहे हैं तो 1 घंटे के बाद 10 मिनट, क्योंकि 1 घंटे बाद किसी का आउटपुट नहीं निकलेगा किसी का, क्योंकि दिमाग उतना ही काम करता है। 1-1.5 घंटा पढ़िए, उसके बाद थोड़ा घूम के आइए, फिर 1-1.5 घंटा पढ़िए, फिर घूम के आइए। तो ऐसे पढ़ेंगे ना तो ठीक रहेगा, मुझे लग रहा है। अगर आप एक बार में लगभग 4 घंटे की सिटिंग मार रहे हैं तो कहीं ना आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज मत कीजिए, मतलब 5 मिनट का गैप भी चाहिए 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद। हाँ, क्योंकि तो आपकी शाम वाली शिफ्ट है ना, तो और मजा आएगा पढ़ने में। रात वाली मैं भी 3 स्लॉट में ही पढ़ता हूँ, सुबह, दोपहर और नाइट में, मैं तीनों में पढ़ता हूँ। मेरा नाइट वाली बहुत अच्छा रहती है। अच्छा, मेरी सर नाइट वाली ही खराब रहती है सर। हाँ, तो यही चीज कहूंगा मैं कि स्लॉट में पढ़िए, बहुत ज्यादा वो मत कीजिए कि 3-4-5 घंटे की सिटिंग मारने की कोशिश ना कीजिए। इतना ध्यान रखिए कि 12 घंटे की सिटिंग मार रहे हैं तो इनपुट अगर 2 घंटे का निकल रहा है कोई मतलब नहीं है, और 8 घंटे बैठ रहे हैं और 7 घंटे का आउटपुट निकल रहा है तो बहुत अच्छा बात है। समझ रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और किसी क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? ये सबकी इंक्वायरी पूरी हो गई है, बताइए जल्दी से, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। फ्री हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे। तो चलो ठीक है, मैं कुछ समराइज कर देता हूँ। देखो, पहली बात एक चीज़ याद रखना कि सक्सेस का, जैसे सर की बातों को सुन के कुछ की पॉइंट अपन उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि रेगुलर मेहनत, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में तो 20 घंटे पढ़ लिए फिर उसके बाद सप्ताह भर पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कभी जीवन में कुछ ही नहीं होगा। ये बात एकदम सही है। अब मैं फिर बता रहा हूँ सर, अभी मतलब ये मान के चलो इन्होंने सक्सेस जस्ट पाया है अभी। दूसरी बात, आप जो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, कुछ की पॉइंट ऐसे होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं। पहली बात, जैसे सर का ये रहा कि भाई लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करना 2-3 साल, ये सबसे मेन चीज़ है। तो जिनके पास अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो वो चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ को उसमें सुधार कीजिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, अपने स्टैटिक्स पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक्स को जितना मजबूत करोगे आप, ऑटोमेटिक चीज़ें जो है अच्छी होती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ये कोई सा भी एग्जाम दो आप जीवन में, ये बात याद रख लेना। स्टैटिक्स जो पार्ट होता है, आप उसको जितना अच्छा करोगे ना, ऑटोमेटिक उसके करंट पे जो बेस क्वेश्चन होंगे ना, आपको आधी अंडरस्टैंडिंग तो वहीं से बन जाती है, तो आप ऑटोमेटिक टैकल करने लोगे। ऐसा भी नहीं कि हाँ कि कुछ जैसे पीसीएस में भाई सर ने बताया कि आई दृष्टि आती है तो ये वहीं पढ़ के जाते थे, तो कुछ चीज़ें कॉमन रखिए कि हाँ ये तो पढ़ के ही जाना है। ऐसा नहीं, 10 सोर्स मत अपनाइए, एक सोर्स को बार बार पढ़िए, वही काम आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो जो की पॉइंट ऑफ सक्सेस ये है। तीसरी बात, आंसर राइटिंग है। सर ने बताया जैसे 1500 मॉडल आंसर अब की बार इन्होंने लिखे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बच्चों को मैं कितने सालों से ये चीज़ समझाते आ रहा हूँ कि भाई आप मॉडल आंसर बनाइए। क्या होता है, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपको ना, जब वो आपके मॉडल आंसर बनाए होंगे तो याद होंगे, तो फटाफट लिखने में भी जो है, सर का जो टाइम जो खुद ही बता रहे, पहले जो टेस्ट दिया था उसमें 6 घंटे लगे थे, आप वो सोचो कि 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसका कारण होता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समराइज़ करके अपने पास रख ली है। तो ये चीज़ें मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समराइज़ करके जितना रखोगे, जितना शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे, डाटा फैक्ट, और जो सबसे मेन चीज़ है कि भाई आर्गूमेंट आप अपने आप को देना, जस्टिफाई करना अपने आंसर को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, कि बहुत बार क्या होता है कि चीज़ों का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कोचिंग वाले अपने आप को प्रमोशन करने के लिए टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना कि मेन चीज़ तो पीवाईक्यू ही है भाई, चाहे पीटी हो या मेंस हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना।
तो आपको बार बार जो है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके PYQ के अगर हट के अगर आप भाग रहे हो तो ये मैं चीज़ समझ लेना, सिलेक्शन भी आपको उतनी दूर होते चले जाएगा। तो आपको PYQ का जो है बहुत ज़्यादा उसका रिलेवेंस है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जब भी देखिए मैं फिर बार बार एक ही बात बोलता हूँ, क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मल टाइम होता है, जैसे मान के चलो अभी UP PCS को 2000 दिसंबर में, तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। पर वही अभी UPSC के एग्ज़ाम की बात करेंगे, अभी लगभग 50 दिन बचे हैं आज से। तो आपको अभी जो है आज के दिन से आपको हमेशा याद रखना है कि आपको PYQ पे ज़्यादा, मतलब आपको 70-80% आपको PYQ पे ही फोकस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते आप PYQ से दूर हट के कुछ चीज़ें तैयार कर लो, क्योंकि आप जितना PYQ से दूर हटोगे तो स्वाभाविक सी बात है जो कोर थीम है उससे ऑटोमेटिक दूर हट जाओगे आप। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है टाइम की मैनेज करना पड़ता है। और रही दूसरी बात की, ये बात हमेशा याद रखना कि सक्सेस मिलना, और वो मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ कर रहे हैं। अब सर ने वो गलतियाँ नहीं की है तो उसका आज परिणाम है। तो बस यही सीखना चाहिए कि भाई सर ने क्या गलतियाँ नहीं की, हमें अपने जीवन में अगर वो आप जो गलतियाँ अपने आइडेंटिफाई कीजिए और उन पे काम कीजिए तो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपका। तो सर कोई आप समराइज़ कर दीजिए फिर आप अपनी तरफ से। हाँ सर, ये जो आप बोलना चाहेंगे यही मेरा भी है थॉट की कंसिस्टेंसी बनाए रखें और थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है, दूसरों से मोटिवेशन होने से ज्यादा अच्छा है सेल्फ मोटिवेटेड रहना। और दूसरी बात है सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और करंट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है सर। करंट तो सर अथाह सागर है, समंदर है, एकदम प्रशांत महासागर से भी बड़ा है तो उसके लिए ना भागिए और बाकी बेस्ट ऑफ लक सर। सबका अच्छा हो जाएगा अगर पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा तनाव न लीजिए। और घर वालों को प्रेशर तो सर सबके पास होता रहता है, घर वालों को प्रेशर न लीजिए, नॉर्मल चीज़ है, वो सबका भला चाहते हैं घर वाले। सर ये अब कौन आ गया? अभी भी किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है, भाई रह गया हो कुछ डाउट ऐसे तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन। हाँ सर कुछ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए बताइए। बोल रहे तो BPSC के लिए स्टैटिक्स पास को कहाँ से तैयार करें? BPSC के लिए स्टैटिक सबका सेम ही है भाई। मतलब जैसे मान लीजिए घटना चक्र है, उसके साथ आप कोई भी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो सेम ही तो है लगा, कोई इतना थोड़ा है। जैसे UP PCS है या वो बस बिहार में थोड़ा ये है कि बिहार का स्पेशल पढ़ना पड़ता है थोड़ा। उसके लिए मुझे लगता है एडुटेरिया की जो एक बुक आती है या फिर किसी की नॉर्मल सा ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए बिहार स्पेशल के लिए। उसके लिए बहुत सर यहाँ जो BPSC में जो एक ऑप्शन बहुत रूल आ रहा है सर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अरे वो नहीं आता है, बंद कर दिया, अब तो बंद हो गया 2 साल से। वो 69 तक था, बंद हो गया सर, बंद हो गया। 70वीं BPSC और 71वीं BPSC से नहीं आ रहा है आपको। 71 में तो आया हुआ था सर ना करंट के साथ। अरे नहीं आया था। एक आध क्वेश्चन में आता है, 1-2 क्वेश्चन में देता है, बहुत ज्यादा नहीं देता है वो। और मैं उन क्वेश्चनों के बारे में फिर मैं बता देता हूँ। उन क्वेश्चन को अगर जिसको लग रहा है कि वो आंसर होता है, मैं फिर बता रहा हूँ उसका मतलब रिवीजन की कमी है। देखो जो तुम्हें आ रहा होगा 100% हिट करेगा, नहीं आ रहा तो फिर आप जहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, तो उसका कारण है कि क्या तो आपको लैक ऑफ नॉलेज है। बस उसका टेंशन तभी होती है जब आपका लैक ऑफ नॉलेज है। यही दिक्कत हो जाएगा सर, 2 ऑप्शन सोल्व हो, एक में कंफ्यूज हो जाता है। तो वो चीज़ क्लियरिटी की कमी है ना, तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अभी कोई नए मोहित, आपको नए आए हो तो कुछ क्वेश्चन पूछना। मोहित आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चलो ठीक है फिर यहीं रखते हैं। हाँ सर मैं कुछ चीज़ें, हाँ जैसे आप पेपर 5 और 6 के लिए क्या किया, सबसे बच्चों को हिंदी मीडियम में ये भी एक बहुत बड़ा वो रहता है, आप पेपर 5 और 6 के लिए बता दीजिए कि आपने क्या किया है। सर पेपर 1, 2, 3 जैसे कंप्लीट हुआ था ना सर, पेपर 5 कंप्लीट तो वही हो गया था। अच्छा आप मतलब समझ की बात है कि हाँ उसको यूपी से रिलेट करना था बस आपको। पेपर 5, 6 के लिए ना किसी का भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में बुकलेट ले लीजिए, किसी का भी, मैं कहूँगा किसी का भी ले लीजिए। और तो बुकलेट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ले लेंगे तो मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चन दोनों में दे देगा, 200 क्वेश्चन, तो वहां से हो जाता है वो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी डायमेंशन तो 1, 2, 3 में बना दिए हैं उसने। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो पेपर 6 में आएगा सर, तो चीजें तो वही हो जाएंगी। बस चाहिए आपको यूपी का डेटा, तो यूपी का डेटा के लिए जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए। इस बार दिया रहा इकोनॉमिक सर्वे यूपी ने 5-6 पेज का पहली बार। और दूसरी बात आपको जो और डेटा चाहिए तो सीधा जाइए वेबसाइट पे यूपी की, सारा डेटा वहाँ मिल जाएगा आपको। बस डेटा की ही जरूरत है पेपर 5-6 में। बाकी बंडल कंप्लीट हुआ है आपका, वो दोनों मान लीजिए कंप्लीट। जैसे मान लीजिए सर गवर्नेंस है, नागरिक चार्टर है, सेम तो है ही सर, सारी चीजें सब चीज सेम है लगभग।
एक और क्वेश्चन है कि आपने जब ये यूपीपीसीएस प्री निकला तो उससे पहले 5-6 का कुछ पढ़ा था या फिर ओनली प्री के बाद में पढ़ा है, जब कोई रिजल्ट आया उसके बाद? मैं सर कुछ नहीं पढ़ा था, उसके बाद ही पढ़ा हूँ जो पढ़ा हूँ वो। हाँ, तो ये भी बात याद रख लो, ये बहुत बड़ी बात है ना। बच्चे आधे से बच्चे तो 5-6 को लेके घबराते रहते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने भी उनको यही समझाया था कि भाई जब देखो सिलेबस मैंने देखा, सिलेबस भाई जब इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यूज मान के चलो आप इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हो, तो भाई यूपी का जहाँ पे भाई कोई एरिया कोई प्रभावित हो रहा है तो वहाँ से आप सेम रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। बस हाँ, यूपी का थोड़ा बहुत आपको स्पेसिफिक डालना पड़ेगा। आप अलग से भागोगे उन चीज़ों के पीछे तो फिर बहुत वाइड सिलेबस हो जाएगा। यूपी की ज्योग्राफी जहाँ आपकी अच्छी हो गई ना, मतलब यूपी का मैप देख लो, ज्योग्राफी उसकी ठीक ठाक आपको पता है। जैसे मान लीजिए सर आगरा वाला बेल्ट है पूरा सर मेरे बेल्ट से लग रहा है चंबल वाले से, तो वहाँ डेकोइड की समस्या है ही, ठीक है। पूर्वांचल में जाइए तो सर वहाँ पे थोड़ा वो जो संगठित उसकी समस्या है, थोड़ा मान लो सर ये बिहार और नेपाल के जरिए थोड़ा ये सब बॉर्डर वाला जो हो गया। पश्चिमांचल में सर रियल एस्टेट का थोड़ा ज्यादा दिक्कत रहता है सर। तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है सर, ये पता चल जाता है यूपी। और सर नेशनल लेवल पे भी यही है, जो रेड कॉरिडोर है निकलता जरूर नहीं है यूपी से तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव पड़ जाता है वहाँ भी सोनभद्र वाले इलाके में। तो पेपर 5-6 के लिए आपने सबसे पहली बात की प्री के जब निकला फाइनल उसके बाद तैयारी किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने उस सब्जेक्ट को टैकल करने में, लोग 2-2 साल तक तो उसी के पीछे लगे रहते हैं। और ऐसे के लिए आपने क्या किया? ऐसे के लिए सर, ऐसे के लिए तो सर मैंने आपसे ही तो सब सीखा था सर। मैं ऐसे लिखता था, आपको चेक कराता था सारे ऐसे, आप भी चेक किए थे सर, तो वहीं से मेरा सब सारी चीजें बिल्डअप हुई थी सर। उससे पहले आपने कोई ऐसे लिखे थे मेरे से पहले कोई कहीं पे? नहीं सर, मैं कहीं नहीं लिखा था ऐसे। बाकी जितने भी मैं 20-25 ऐसे लिखा था सर, आप सारे आपको चेक कराए थे जो। और जो हिंदी का जो पेपर आता उसके लिए आपने क्या किया था? हिंदी के लिए सर मुहावरे वगैरह थे, एक बुक थी पीएन पांडे जो आती है, जो यूपी गवर्नमेंट भी को ऑथराइज करती है, तो वहीं से वो चेक करते हैं, तो मैं उसको ही पढ़ा था लगभग पूरा। वहाँ पे मुहावरे सारी चीजें पढ़ी, वहीं से याद करके गया तो वही चीज लिखी थी। और ये भी आपने पीसीएस प्री होने के बाद ही किया? सर मैं एक्चुअली बताऊं, सारी चीज मैंने प्री के बाद ही किया था। मैं सच बता रहा हूँ सर, मेंस का जो मेरा सारी चीज था ना, मैं प्री के बाद ही किया। 4 महीने का टाइम था मेरे पास। हाँ, लेकिन सर उस टाइम मैंने कोई कोताही नहीं बरती, मतलब मैं जो चीज था मेरे पास में एकदम रेगुलरिटी थी, मेरी सारी चीजें रेगुलरिटी थी। तो मैं वही सर कहा कि कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। और GS4 के लिए, एथिक्स के लिए बच्चे बहुत सारे डाउट में रहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया था? GS4 के लिए सर एग्जाम्पल ही मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। बाकी सर मैंने नोट्स वगैरह देखे थे, कोई मिल गया था मुझे मार्केट में नोट्स, तो मैं किसी का भी नोट्स पढ़ ले, जैसे प्रहार का मैं कभी देख लेता हूँ, या फिर कोई धर्मेंद्र जाकर सर का था थोड़ा पतला सा नोट्स है, तो मैं उसको देख लिया था, वहां से कर लिया था सर। अच्छा, वो तो एग्जाम्पल है उससे, मतलब हाँ सबाइस बात है कि सब टॉपिक को समझ लो, फिर एग्जाम्पल पुट। हाँ सर, उसके बाद जो आप मुझे बताए थे कि सर हर पॉइंट के साथ एग्जांपल, जैसे मैं आपको एथिक्स के क्वेश्चन चेक करवाता था, तो आप सर जो इंट्रो में बताते कि इंट्रो में लिख रहे हैं आप सत्यनिष्ठा लिख रहे हैं, तो उसके साथ एग्जांपल भी रखिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता लिख रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसके साथ एग्जांपल लिखिए। तो मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि सर अकेला कोई नोट्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर में, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो जो आपने बताया था तो उस चीज से मैंने किया, तो मुझे लग रहा है उससे नंबर मेरा बढ़ा है उससे। और GS 1 2 3 के लिए? GS 1 2 3 के मैं सर मेरा कोचिंग का ही सेल्फ नोट्स था, कुछ मैंने तैयार किया था अपना, सोसाइटी के लिए अपना तैयार किया था। IR के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था रेगुलर, तो IR मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं है। और पॉलिटी का मेरा खुद का नोट्स है, मतलब 1 2 3 मैंने अपने नोट्स से पेपर किया था पूरा। अच्छा। और जैसे मान के चलो भाई, ये बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रहती है कि हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कि न्यूज़पेपर का डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसा कुछ रहा आपने कोई इंग्लिश के लिए कुछ अलग से फॉलो किया? नहीं सर, मतलब मेरा एक्चुअली ना इंग्लिश ठीक है, मैं मतलब बीटेक किया था तो इंग्लिश मेरा ठीक हो गया था उस टाइम में। तो एक टाइम था सर मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, लेकिन न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा नहीं होता। आपको ना भाषा की पकड़ बनानी है तो हिंदी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दैनिक जागरण अच्छा आता है, जनसत्ता आता है। वैसे मुझे लग रहा है सर अखबार तो रेगुलरिटी रखना चाहिए। अखबार पढ़ने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको एग्जांपल भी मिलते जाते हैं, करंट से अपडेट रहते हो आप, बहुत सारी चीजें फायदे रहते हैं। तो करंट के पीछे बोल रहे हैं ना इतने लोग सर, तो मुझे लगा अखबार पढ़िए, करंट अच्छा होगा वहाँ से। सही बात है। समुद्र की गहराई में अच्छा गोता लगा पाएंगे। और इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत कम टाइम मिला था, उस टाइम के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए? हाँ सर, 15 ही दिन मिला था इंटरव्यू के लिए। सर मेरे ना हीरे थे मेरे दोस्त।
हाँ सर, तो मस्त वो रूम में अपने में लगाते थे एकदम, इंटरव्यू बोर्ड बना लेते थे, हम लोग एंट्री लेते थे, बहुत ज्यादा वो करते थे, ग्रिल करते थे हमको। आपने कितने मॉक इंटरव्यू दिए? सर मैं रूम अपने दोस्तों के साथ ही दिया था, 4-5 दिया था रूम पे। स्पेशली कोचिंग में जाके, कोचिंगों में जाके? कोचिंग में सर 3 बस 3 दिया हूँ। अच्छा, तो वहाँ का जो रियल जो इंटरव्यू है उसका इनमें क्या डिफरेंस रहा? सर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ सर, ये लोग ना जैसे यहाँ देता हूँ इंटरव्यू तो ये लोग कुछ अपना बैकग्राउंड से भी पूछ लेते हैं, मतलब आपका कहाँ से है, ये है वो है। लेकिन वहाँ किसी को पता नहीं रहता आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है आपका। आए हो मेन इंटरव्यू में किसी को नहीं पता रहता, तो वो लोग बड़ा अच्छा कॉर्डियल करते हैं, मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लोग बातचीत ही करना चाहते हैं। वो सर ज्ञान की परीक्षा तो प्री और मेंस में ही हो जाती है। सही बात है, सही बात है। तो वो लोग तो बस आपको परखना चाहते हैं कि आप कैसे बात करते हैं, मतलब आपका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से बात कर रहे हैं आप। तो वो बातचीत ही करते हैं, नॉर्मल बातचीत करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, तो बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं, आपको भी नहीं लेने देते हैं। मैं तो गया हूँ, बड़ा अच्छे तरीके से मुझे मिठाई ऑफर किया उन्होंने, बड़ा अच्छा तरीके से बात की थे हम लोग। अच्छा, फिर आपने खाई नहीं खाई? नहीं सर, बोलिए सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं अच्छा, सही है, सही है। आप पूछिए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अभी कुछ किसी का राइज हैंड हुआ था, तो किसी को जो पूछना पूछिए आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कोचिंग करी होगी, ठीक है, तो क्या आपने प्रॉपरली क्लास कोचिंग की करी थी? जैसे कि 2-2.5 घंटे क्लासेस होती हैं, आपने कहा कि मैंने कोचिंग के मटेरियल करे हैं आपने रेफर, तो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, मैं कोचिंग रेगुलर किया था अपना, जो मैं कोचिंग ज्वाइन किया था दृष्टि का, 41 मिनट था मेरा, तो मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था। प्रॉपरली आपको कितना मतलब टाइम में खत्म हो गई थी वो कोचिंग? जैसे आपने एक सब्जेक्ट लिया या पूरा वो कोर्स लिया था ऐसे इस टाइप से? मेरा फाउंडेशन बैच था दृष्टि में, तो मैं पूरा ही कोचिंग किया था उससे। सर आपने सभी क्लास की थी वहाँ की क्या? सभी तो नहीं की थी, जो मुझे जरूरत नहीं लगी, जैसे मुझे लगा था सोशल इश्यूज वाला नहीं किया था मैंने, और आईआर का कुछ नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरा आईआर ठीक था, मैं आईआर में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है मेरा ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं भागा था। कुछ चीजें जो मेरे दिक्कत आता था, हिस्ट्री आता था, हिस्ट्री तो क्या सबका ही दिक्कत आता था, कुछ कंसेप्चुअल था। मैंने शुरुआत में जो बड़ा जो सब्जेक्ट रहता है ना, तो वहाँ पे मेरा एकदम अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो गया था। चलिए ठीक है, आपका बनने लगा है, कंसेप्ट बनने लगा है, तो आगे की चीजें भी एकदम क्लियर होने लगी थी। तो मैं लास्ट के टाइम पे आके ना 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, तो मैंने अपने सिनॉप्सिस कर लिया था मैंने। और जैसे आपने हिस्ट्री में मतलब जैसे ईयर वाइज वगैरह होते हैं, वो चीज आपने कैसे मतलब करी है? मतलब एक होता है ना, हमने पढ़ तो लिया है लेकिन हम कोई चीज वार भूल गए, कुछ पूरे टाइम पीरियड भूल जाते हैं, तो वो चीज आपने कैसे मतलब याद करा था इस टाइप से? टाइम पीरियड पता क्या होता है? कोई ईयर या टाइम पीरियड होता है एग्जाम्पल, मतलब आपको ना उसकी थीम देखनी है। जैसे मान लीजिए जैसे भारतीय राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में देखना है कि स्वदेशी मूवमेंट का भी एक योगदान रहा है। आप लिखेंगे आप स्वदेशी मूवमेंट, उसके नीचे ना आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। मेंस के लिए सबसे अच्छा फंडा यही है कि आपको बहुत ज्यादा सन के पीछे नहीं भागना, इसके पीछे नहीं भागना, उसके पीछे नहीं भागना, सीधा सीधा ये है कि जो सन होता है, डेटा होता है, उसमें परफेक्ट होता है, ये सब एग्जाम्पल होते हैं जिनको आप मेंस में कोट कर पाते हैं अपने पॉइंट के साथ, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। और दूसरी बात, प्रीलिम्स में तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्रोनोलॉजी बार बार अगर नहीं आ रहा हो तो स्टिकी नोट चिपका दीजिए अपनी लाइब्रेरी के सामने इस तरीके से। क्योंकि और मैं बहुत ज्यादा भागा नहीं वैसे ईयर वगैरह के पीछे, क्योंकि यूपीएससी तो हिस्ट्री ज्यादा पूछता नहीं है, और जो पूछता है तो उसके लिए मैं घटना चक्र से ही पढ़ता हूँ, जो हिस्ट्री के जो आता है घटना चक्र मोटा, और कुछ लूप एंड में दिया रहता है स्टार्टिंग का लगभग 30-40 पे, तो वहां से कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे लूसेंट हिस्ट्री के लिए ठीक रहता है, जैसे कि आपको इसे ईयर वाइज पढ़ना है, ठीक है, याद नहीं होते कई बार ऐसा, तो वहाँ पे एक जगह देते हैं। मैंने आज देखी तो नहीं है, लेकिन बताते हैं कि वो ठीक रहती है। क्या वो ठीक रहेगा? हाँ, लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, लूसेंट तो रखो हमेशा, यूपीएससी में भी काम करती है लूसेंट, बहुत अच्छा काम करती है लूसेंट। हाँ, मतलब मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही पूछ रही हूँ, जैसे कि लूसेंट तो अच्छा पढ़िए, उसको लूसेंट ले लीजिए, जो नया वाला है लूसेंट तो एकदम रखिए अपने पास, हर एग्जाम के लिए काम करती है, हर एग्जाम के लिए। निधि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, निधि आप पूछिए। यस सर।
सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी और बीपीएससी से थोड़ा सा हटके है। जैसे कि हमारा बीपीएससी एलबीओ का एग्जाम है 20 को, तो मैं ये पूछ रही थी कि मैं साइंस का वो एनसीईआरटी 9th किया है मैंने, 1-2 चैप्टर बाकी है, तो वो करूँ या फिर मैं जो मैराथन वगैरह वो देख लूँ? मैराथन देख लोगे तो वहाँ भी कंसेप्ट बन जाता है। ये तो आपके ऊपर है कि मतलब आपको कैसा ठीक लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लगता है कि सुनने में अच्छा लगता है, उस तरीके से कर लीजिए। पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए जो बेटर होगा मैं वो दोनों को कर लीजिए। तब दोनों को कर लीजिए। जब आप जैसे मान लीजिए ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, आप मस्त लगाइए कान में और सुनिए। सर और एक और क्वेश्चन था, ये यूपीएससी के बारे में सब कोई बोल रहा है कि जैसे हिंदी मीडियम है, ये लोग को इक्का दुक्का का रिजल्ट आता है, सिर्फ वो लोग दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं, बाकी तो इंग्लिश मीडियम वालों का ही रिजल्ट होता है, तो इसका सबसे अच्छा बात है। देखिए इस बार ना यूपी पीसीएस में भी लगभग सर 37 बच्चे एसडीएम है और 17 है डीएसपी। तो मैं हिंदी मीडियम का हूँ, 4th रैंक है मेरा, ठीक है जी। तो और ऐसा ही यूपीएससी में भी होता है कि चक्कर ये है ना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ा बैरियर है प्रीलिम्स। तो चक्कर प्रीलिम्स जैसे क्वालिफाई करता है, अगर उसके रेशियो में देखते हैं तो फाइनल सिलेक्शन बच्चों का ठीक ठाक होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम के परसेंटेज से ज्यादा ही होता है। हिंदी मीडियम वालों को निबंध में अच्छा नंबर मिलता है, ऑप्शनल में अच्छा नंबर मिलता है, तो कहाँ कमी रह रही है? चक्कर ये हिंदी मीडियम ना अभी भी पारंपरिक तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले। हम लोग स्मार्ट स्टडी करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहें हम अपने सोर्सेज को लिमिटेड करते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, उन्हीं चीज को बार बार करें, सिनॉप्सिस करें हम। चक्कर ये हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मार्केट में जाते हैं, नोट्स उठा लिए, पढ़ लिए, खत्म, फेंक दिया उसको, दूसरा उठा लिए, पढ़ लिया, खत्म, फेंक दिया। ये अप्रोच नहीं रखनी हमको। अगर हमको पढ़ना है तो एक चीज लेके आइए, उसको बार बार पढ़िए। क्योंकि मेरा दोस्त इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता है लेकिन फालतू चीज नहीं पढ़ता है, वो उन्हीं चीजों को पढ़ता है। पीवाईक्यू का अटैच रहता है। पिछले 5 साल में अदर यूपीएससी ने जब दूसरे एग्जाम कराए, सीएपीएफ करा रहा है, सीडीएस करा रहा है, एनडीए करा रहा है, स्टैटिस्टिकल जो करा रहा है सेवा का, और इंजीनियरिंग सेवा का करा रहा है। इसमें जीएस के जितने क्वेश्चन आते हैं तो लगभग वो बुक ले लेता है। मैं भी बुक लिया हूँ उसका, तो बढ़िया उसमें क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेते हैं, और ये इस तरीके से करते हैं। तो सोर्सेज के पीछे नहीं भागो रिवीजन के पीछे। जितना अच्छा रिवीजन होगा और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। रवि सियाग सर का आया था 80th रैंक। हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है ना रवि सियाग सर। सुनील धनवंता सर 22वां रैंक आया था उनका, इंस्पिरेशन तो है ही वो भी। अब की बार भी तो आया रवि कुमार जो 20वीं रैंक थे। हाँ, रवि राज सर आए हैं जो 20वीं रैंक थी। सर वो लोग कौन है? उन लोगों का तो बस हमने नाम सुना है। आपसे पहली बार कोई मतलब कि ऐसे ज्वाइनिंग लेके हम लोग से बात कर रहा, वो उसकी खुशी में बता नहीं सकती अब। थैंक यू सर। ये होता है कि मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को ना, जैसे शिवा में है कि जो पहला एक स्टूडेंट भी है जिसका सिलेक्शन भी हुआ, तो यूनिटी आईएएस की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि पहला सिलेक्शन हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है तो ये तो हमेशा याद रहेगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ क्या होता है कि बच्चों के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको लगता है कि भाई सिलेक्शन होने वाले लोग ना पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं, वो अपर मतलब पता नहीं वो देवलोक से। मैं एक कोचिंग में गया था, थोड़ा उन्होंने एक छोटा सा बुलाया था मुझे प्रयागराज में, तो मैं जाता हूँ तो क्लासरूम में उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं गया हूँ। बच्चों का एड्रेस करना था, तो 200-300 बच्चे रहे होंगे सर उसमें। तो मुझे अपना एसआई में याद आ गया, जब मैं बैठता था दृष्टि में क्लासरूम में और टॉपर आते थे सर, मुझे वही दिलाया कि एक टाइम तो मैं बैठा रहता था, मैं भी सोचता था कि ये टॉपर है ना मंगल ग्रह से आए हैं तो सर मैं फिर सोचा अरे मैं तो पृथ्वी का ही हूँ, तो मैं आया हूँ। तो हर कोई यही बात मैं वहां भी बोला था बच्चों से कि मैं भी यही हूँ, आपके बीच से आऊँ। एक दिन मैं भी वहीं बैठा था, आज यहाँ खड़ा हूँ, आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आएंगे। बस कुछ चीजें एकदम लिमिटेड रखिए आपका और एकदम कंटिन्यूटी रखेंगे तो 110% मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात। तो ये बात हमेशा याद रखना कि भाई टॉपर दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। पहली बात अपने जैसे सामान्य परिवारों से आते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई सीओ में ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी का बेटा है अंबानी का बेटा होता है तैयारी तो वही बात है एकदम। यही बात याद रखना कि भाई मेहनत जो करोगे, बस हाँ ये है कि मेहनत की सही डायरेक्शन और मेहनत करने का जो सही जुनून होना चाहिए। वही मैं फिर बार बताऊँ, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। पर डे चाहे 10 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, पर
कंटिन्यू पढ़िए आप, ये बात हमेशा याद रखना। एक दिन में जैसे आप पूरा खाना खा के आप शरीर को लाभदायक नहीं साबित कर सकते शरीर के लिए, वैसे पढ़ाई भी वैसी चीज़ है। आप डेली पढ़िए, वो आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो काम मैं फिर 12 बता रहा हूँ, उससे शरीर की हानि होती है। आप उससे मतलब स्ट्रेस ही आएगा कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई आपने साल भर मेहनत किया है नहीं किया, उस पर भरोसा रखिए आप, ये बात हमेशा याद रखना। और जो सर की जो सबसे बड़ी चीज़ वही मैं बताता हूँ, आशावादी होना इस मतलब ये रामबाण इलाज है हर चीज़ का। मान लीजिए टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर वाले डांट रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि आप आशावादी रहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ये बात हमेशा याद रखना। और हमेशा आपकी अपनी क्षमताओं पे आपको हमेशा भरोसा होना चाहिए, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना कि जब तक आप, जैसे आज शिवम है, ये स्वदेश मतलब इसका शिवम भी नाम है, तो मतलब इस पे आज सब लोग मतलब ये सब, अब जैसे इनके बारे में कोई बात करेंगे, अरे वो तो बहुत मेहनती था, ये था वो था, पर यही अगर आप जब ये सक्सेस नहीं हुए थे, अरे पता नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है तो ये बात हमेशा याद रखना। तो लग भी रहा है अरे यार अलग से बम फोड़ दिया क्या, पता नहीं चला कब फूट गया। यही चीज़ होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, आपकी अपने क्षमताओं को आपको पता होना चाहिए, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये दूसरों दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है घर पे आज मैंने इतने घंटा पढ़ाई की, ये कुछ ही जरूरत है। आप अपने आप से ईमानदार रहिए, बात हमेशा ये चीज़ याद रखना। सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। आप जितने भी आप PCS हो या UPSC, सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नहीं तो आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वो कभी काम नहीं आएगी, ये बात हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, फिर आपको हो तो किसी का कोई क्वेश्चन, नगीना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप? हाँ सर, बोलिए। आपने जैसे आपने अपने मेंस वाले नोट्स तैयार किए होंगे, तो वो मतलब किस टाइप से प्रिपरेशन किए थे उसको? मेंस के नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, आपने मेंस के नोट्स कैसे तैयार किए थे? मेंस के नोट्स मैंने कुछ मेंस 365 का सहारा लिया था, कुछ मेरे पास जो क्लास नोट्स है मैंने उनका दोनों को कंबाइन करके किया था। फिर मैं उनको जब नोट्स बना लेता हूँ, फिर मैं आगे की जो कंटेंट एनरिचमेंट के लिए कुछ पढ़ता हूँ, जैसे मान लो कुछ भी पढ़ रहा हूँ XYZ या इंटरनेट का सहारा ले रहा हूँ, तो मैं उसको रेड पेन से उसमें लिंक कर देता हूँ कि ये चीज मैंने जोड़ा है, ये चीज मैंने जोड़ा है, ये चीज ऐसे जोड़ा है, इस तरीके से मैं करता हूँ। मतलब अपडेट करनी जरूरी है चीजों कंपाइल करने के बाद में। अपडेट करना तो जरूरी है ही सर, और वो अपडेशन तो रेगुलर चलता रहता है। उसके लिए एक साइड में एकदम बड़ा हाशिया छोड़ दीजिए साइड में, तो उसमें आप जैसे कोई इंडेक्स नया आ रहा है, कोई डेटा नया आ रहा है, तो उस तरीके से आप रिपोर्ट कोई नई आ रही है तो उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, तो वो जरूरी चीज़ है। चलो सर का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अब, और जहाँ तक मुझे लगता है सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। फिर भी अगर अभी सर थोड़ा बिजी है, अभी आगे जब सर DSP ज्वाइन कर लेंगे तब और सेशन कर लेंगे, अभी तो बहुत सारे टाइम है। सर कभी मना करोगे क्या सेशन के लिए? अरे सर आपके लिए आप जब बोल ले तभी आ जाऊंगा। तो बस वही चीज़ है, तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लेना, सर का और सेशन करवा देंगे जो भी जरूरत होगी। पर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो की पॉइंट सर ने बताए हैं आप पहले उन चीज़ों को अपने आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उन चीज़ों को। भाई कंसिस्टेंसी आपके होने ज़रूरी है, सीमित दायरे से पढ़ाई, PYQ को फोकस करना। तो ये चीज़ें करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है प्री जो अभी आने वाले हैं एग्जाम है उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और भविष्य में भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। मैं समझ रहा हूँ कि आपने कितना कीमती समय दिया है अभी आपके पास। अगेन कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलो बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। सर आप अपना नंबर बता दीजिए, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए ना, टेलीग्राम पे मैं वही हूँ। सर आप ग्रुप अपना सेंड कर दीजिए, अपना जो आप बता रहे थे कल, जो बच्चों की हेल्प करने के लिए आपने बनाया है, वो मैं आप इन सब बच्चों को शेयर कर दूंगा। और श्रीराम सर आप भी बता दीजिए अपना नंबर। यूपी PCS जोश करके एक टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। सर यूट्यूब चैनल भी बनाया ना आपने उस नाम से? हाँ सर, सेम यूट्यूब चैनल है और सेम है उस पर टेलीग्राम पे, तो कर लीजिए ज्वाइन। तो मैं उस पर रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ, मेरी कॉपी भी पड़ी हुई है उस पर मेंस की, तो आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी कभी जरूरत होता तो मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ वहाँ पे, यूपी PCS जोश करके। हाँ तो आप सर मुझे शेयर कर देना, मैं फिर इन बच्चों को सबको शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
हाँ, तो जो देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ सर का, मैं आपको टेलीग्राम जो है ग्रुप सेंड कर दूंगा। सर आप अपना भी बता दीजिए जो नए बच्चे जुड़े हैं। हाँ, तो सबसे पहले चीज़ मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो यूट्यूब चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल आप उसको सब्सक्राइबर कर लीजिए और ज़्यादा बच्चों का सब्सक्राइबर करवाइए, जितना बच्चों का। देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए सिलेक्शन होने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यूनिटी IAS का। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, आपको दिख रहा है सब लोगों को? अब मैं इसे कुछ बता देता हूँ। इनकी कॉपियाँ भी पड़ी है अपने पास, जो मैंने चेक की थी इनकी, वो मैं प्लेलिस्ट भी मैं बना हुआ है, तो आपकी इनकी कॉपियाँ मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिखा आपको UPPCS टॉपर DSP स्वदेश शर्मा दिखा? इसमें आप जाओगे तो इनकी कॉपियाँ पड़ी है। इसमें 2-3 लोगों की भी है जिन्होंने उस टाइम मेंस लिखा था, तो मैंने किया था फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था इनका, जिन लोगों का प्री निकला था उस टाइम, तो 4 लोग थे, तो उसमें से 2 ही रेगुलर थे जिन्होंने चेक करवाए मेरे से, तो उनमें से इनका सिलेक्शन हो गया। इनके दोस्त है तो वो आपकी बार भी इन दोनों के दोनों मेंस लिखे हैं UPPCS का, तो 3 लोग आपकी बार फिर से लिखे हैं, तो इन लोगों के आपकी कॉपियाँ मिल जाएगी। जैसे मैंने इनकी पहली कॉपी जो चेक की थी आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा एक आइडिया। मम्मी पापा को खूब दिए प्रवचन, सारे ऑनलाइन फॉरवर्ड्स को मत करो ट्रस्ट, वे तो सकते हैं यार। फिर मैं ही निकला बोल बच्चन, मंगाया ब्रांड OG। तो एक आइडिया देखो, मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखो पहली बात एक चीज याद रखना कि मटेरियल इतना ही रखो। देखो मैंने देखो 8-10 सालों से बाकी क्लासेस देख लेना, एक मैं आइडिया बता देता हूँ। इनकी एक आध कॉपी चेक करवा के जो केस चेक किया है मैंने, तो थोड़ा आइडिया लगेगा, उसका रिव्यू करवा लेना बस मेरे से। गुप्त काल और चोल काल इसी कांड भारतीय परंपरा संस्कृति के विकास में निर्णायक सबाई से बात आप जो चीज पूछ रहे हो वो तो नहीं लिख रहे हो, उसके अलावा लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो आपने देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या किया है, भारतीय परंपरा व संस्कृति में गुप्त काल में चोल काल महान उपलब्धि, ये जो है स्वदेश सर की है, दोनों के समय में कला एवं साहित्य दोनों ने क्लासिक मानदंड ग्रहण किए। अब देखो ये जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में हो, ये नॉर्मल है, ये पहली कॉपी है इन्होंने जो चेक करवाई थी मेरे से, ये नॉर्मल है। इससे आपको मतलब एग्जामिनर पे आप जो मान लो समझ पाते हो, कंपटीशन मेंस में यही रहता है लिखते तो सब है, परंतु कौन अच्छा लिख रहा है, तो ये आपका नॉर्मल है। आपने जस्ट इक्वेशन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन जोड़ दिया बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना, इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे आएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, पर ये चीज याद रखना कि आपका जो इंट्रोडक्शन अभी नॉर्मल है। अब आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है। अब देखो यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट होता है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। गुप्त काल और चोल काल इसी कांड भारतीय परंपरा संस्कृति के विकास में निर्णायक निर्धारण काल रहे हैं, इनके योगदान निम्नलिखित बिंदु दर्ज। अब देखो ये चीज बच्चों की गलती होती है, ये इसी बात के लिए बोल रहे थे। देखो मैं ऐसे काट देता हूँ, बात यह है कि भाई देखो इन चीजों कोई नंबर नहीं मिलता है, तो ये जो ये मैं बता रहा था ना कि वो खुद भी बोल रहे थे अपनी साइड से कि वो मैं कॉपी काट देता, तो कारण यही है कि देखो फालतू चीजें लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। तो इनके मैं आप देखना सारी आंसर राइटिंग कॉपी देखोगे तो मैंने बहुत जगह इनको बहुत डांटा भी है कि आप ये कॉपी कैसे लिखोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने क्या किया है, टाइम के साथ इम्प्रूव किया है अपना। तो इनके जो ये पहली कॉपी है, फिर आप इनकी लास्ट कॉपियाँ भी देखना, उसमें आपको अंतर जो है नजर आएगा। नो नीड। अब देखो इससे क्या हुआ, एक तो आपकी वर्ड लिमिट भी एक्सेस गई, टाइम भी आपका गया, और इस चीज का आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखो, टू द पॉइंट लिखना है जिससे आपको नंबर गेन मिले। जैसे मैंने आपको तो मैं म्यूट करो किसका, ये अपनी तरफ से उसको देखना, म्यूट कीजिए किसका ये ऑन है, म्यूट कीजिए अपनी तरफ से ताकि सबको आवाज आएगी। म्यूट करो। वो जो क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस किया है, और फालतू चीजें नहीं लिखा। देखो ये फालतू की चीजें आपको इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। आपको डायरेक्ट क्या करना था, देखो गुप्त काल में चोल काल के योगदान, ठीक है। आप देखो इसमें 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो। योगदान आपने डाला, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप से भी आप लिख सकते हो। योगदान डाला, परंपरा में क्या योगदान रहा, जैसे मान लो गुप्त काल के योगदान थे, ऐसे डाला, और डायरेक्ट डालो मेन बॉडी में परंपरा और संस्कृति, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। कुछ नहीं, आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख दो, यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख दो। फिर वैसे ही चोल काल में आपके क्या योगदान है, बस वही सेम चीज। अब देखो आपका सोचो इतना ये फालतू लिखे हो, कोई मतलब नहीं है। देखो यही चीज है जो सीखनी है, नहीं तो देखो आंसर राइटिंग सब करते हैं, पर ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। अब देखो ये फालतू की चीज है, कोई मतलब नहीं है। अब आपने क्या किया है, गुप्तकालीन चोलकालीन स्थापत्य कला द्वारा क्रमशः नागर शैली और द्रविड़ शैली का आधारभूत संरचना का निर्माण किया। मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों को अलग अलग करो, ज्यादा अच्छा। ये सही है, जो इससे नंबर अच्छा मिलता है। बस देखो टॉपर्स की कॉपी में, इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ, देखो सही बता रहा हूँ ना, टॉपर्स की कॉपियाँ आपका एक पैमाना होती है कि आपको उस लेवल तक पहुंचना है।
तो ये चीज नोटिस करो, आपको उनके तरीके से लिखना है क्वेश्चन। तो सवाल बात है, अभी यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहिए था आपको, तो अच्छा है। जैसे मैंने ये फॉर्मेट जो बताया था आप इसमें ये यूज करो, तो एक तो ये फालतू की लाइन लिखने से बच जाओगे, ठीक है। गुप्तकालीन और चोलकालीन स्थापत्य कला द्वारा क्रमशः नागर शैली द्रविड़ शैली का आधारभूत संरचना का निर्माण, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त द्वारा सारनाथ शैली, चोलों द्वारा प्रशस्त धातु की पहचान। देखो आप जब पॉइंट फॉर्मेट लिखते हैं ना तो डायरेक्ट आप लिखते हैं, अभी इतने बड़े लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो जिस क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल टाइप है ना, तो इसमें फ्लो चार्ट से लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। पर कुछ क्वेश्चन आर्गुमेंट देने होते हैं, तो उन क्वेश्चन आपको थोड़ा पैराग्राफ स्टाइल में लिखना पड़ता है। तो ये देखो मतलब आपको कॉपी मिल जाएगी इसमें, और जो YouTube पे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मेरा नंबर भी है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये नंबर जो है मेरे नंबर है, ये जो नंबर लिखे हुए 8602130375। तो आप अपनी तरफ से भी जो है मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। जो पढ़ाई के मन लागे चलो ठीक है। ये आप और किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, आप अपनी तरफ से म्यूट, किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्या यहीं पे सेशन का आप म्यूट कीजिए। किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। देखो जिन्होंने अगर अभी कोई पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो अभी मेरा मानना है कि मेंस आंसर राइटिंग कीजिए अभी से, क्योंकि पीसीएस का पीरी जो है दिसंबर में है। अगर आप अभी से पीरी की तैयारी करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए बहुत टाइम है। तो अभी जो पीसीएस के लिए जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो अभी से मेंस आंसर राइटिंग कीजिए अभी। तो इसके लिए आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का कोर्स चल रहा है। दूसरी बात, आप पीरी के लिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो यूपीएससी की जो तैयारी करें, अगर पीरी के लिए कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी यूपीएससी पीवाईक्यू प्रोग्राम चलेगा 1 महीने के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी पीरी देना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। या आप जो स्वाभाविक बात है फाउंडेशन कोर्स उस टाइप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको जो है मेरे नंबर है, आपको जब भी कोई पूछना हो डाउट तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो ठीक है, थैंक्स, आप आए सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।